लेट्स सी, चलिए लेट्स बिगिन। देखिए, मैंने पहले ही लास्ट सेशन में कहा था कि इंडियन स्टैंप एक्ट के अंदर दो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट। स्टैंप शब्द का मतलब क्या होता है वो हमें सबसे पहले समझना था, तो उसका मीनिंग जो है 26 में दिया गया है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 26 के अंदर दिया गया है। स्टैंप का मतलब मैंने लास्ट सेशन में बता दिया था कि स्टैंप का मतलब होता है मार्क, स्टैंप का मतलब होता है सील, स्टैंप का मतलब होता है एंडोर्समेंट बाई एनी एजेंसी और बाई एनी पर्सन। सो अगर मार्क कोई पर्सन लगाएगा तो भी स्टैंप है, मार्क कोई एजेंसी लगाएगी तो भी वो स्टैंप है, सील कोई एजेंसी लगाएगी तो भी वो स्टैंप है, सील कोई पर्सन लगाएगा तो भी वो स्टैंप है। सिमिलरली एंडोर्समेंट बाय एजेंसी दिस इज स्टैंप, एंडोर्समेंट बाय पर्सन दिस इज स्टैंप। तो मामला बड़ा सीधा सा है कि कोई भी पर्सन, यहाँ पर पर्सन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पर्सन का मतलब होता है पर्सन ऑथोराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। पर्सन वो पर्सन होना चाहिए जो कि ऑथोराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट होना चाहिए। स्टैंप के अंदर हमारा एडहेसिव स्टैंप इंक्लूड होता है, इम्प्रेस्ड स्टैंप भी इंक्लूड होता है फॉर द पर्पस ऑफ ड्यूटी। दूसरे सेंस में हम लोग बात करें तो ये जो यहाँ पर मार्क है, सील है, इंडोर्समेंट है, ये क्या है? ये कुछ नहीं है, मार्क सील और इंडोर्समेंट कुछ नहीं है, बस एक अमाउंट का एक कटिंग होता है, जो मैंने लास्ट सेशन में आप लोगों को दिखाया था ऑनलाइन इंटरनेट पर, गूगल सर्च करके आपको मैंने शो किया था। स्टैंप, स्टैंप का मतलब होता है, स्टैंप का मतलब ही है एक तरीके का चार्ज, एक तरीके का टैक्स, एक तरीके की ड्यूटी। सो स्टैंप की ड्यूटी यानी कि हमें टैक्स की ड्यूटी है, मतलब एक टैक्स भरना है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या था सॉरी, यहाँ पर जो सबसे पहला वाला पार्ट था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट सेशन में कि सेक्शन 3 के अंदर वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होंगे जिसमें स्टैंप लगाना जरूरी होगा, या कौन कौन से जो इंस्ट्रूमेंट है जो स्टैंप का डिमांड करते हैं जिसमें स्टैंप लगाना है। स्टैंप लगाना है, कितने अमाउंट का स्टैंप लगाना है, इसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है वो अपने को फर्स्ट शेड्यूल के अंदर या शेड्यूल 1 के अंदर मिलता है। सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट पॉइंट, यानी कि फर्स्ट शेड्यूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शन 3 एज वेल एज द होल स्टैंप एक्ट। स्टैंप एक्ट को समझना है तो आपको शेड्यूल को बिल्कुल ही ध्यान से समझना चाहिए, जो जरूरत हो, जिस पार्ट की जरूरत हो उसको आपको गो थ्रू करना पड़ेगा। लेट्स सी तो सेक्शन 3 हम लोग कवर कर चुके थे, वहां पर मैंने बता दिया था कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जिसमें स्टैंप की जरूरत होती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने बताया था एवरी इंस्ट्रूमेंट मेंशन्ड इन द शेड्यूल, उसके अलावा एवरी बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट जो कि या तो इंडिया में बना है, मेड आउट ऑफ इंडिया, और आफ्टर दैट डे एक्सेप्टेड और पेड। तो ये वाला पार्ट भी हम लोग कवर कर चुके थे कि यानी कि किस किस इंस्ट्रूमेंट में, सीधा यह पॉइंट ये कहता है कि किस लीगल डॉक्यूमेंट में हमें स्टैंप लगाने की जरूरत है, किस इंस्ट्रूमेंट में हमें स्टैंप लगाने की जरूरत है, ये वाला पार्ट बस कहता है और कुछ भी नहीं। उसके बाद सेक्शन 4 था, इसमें हम लोगों ने वही बात यहाँ पर डिस्कस करी, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जहां पर हम सिंगल ट्रांजेक्शन ऑफ सेल के मामले में, मॉर्टगेज के मामले में और सेटलमेंट के मामले में भी हम क्या करते हैं, स्टैंप अप्लाई करेंगे। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर था कि फर्स्ट शेड्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ देखिए ड्यूटी प्रिस्क्राइब्ड इन द फर्स्ट शेड्यूल, सीधे टू द पॉइंट। तो अभी ये पता चल गया मोटे तौर पर कि कौन से डॉक्यूमेंट में लगाना है, किस डॉक्यूमेंट का यानी किस इंस्ट्रूमेंट में कितने का स्टैंप लगाना है, तो वो शेड्यूल फर्स्ट में जाके फर्स्ट शेड्यूल में देखना पड़ेगा। सिंपल, याद तो नहीं है, फर्स्ट शेड्यूल में जाएंगे, आराम से देखेंगे किसमें क्या लगाना है, कितने का लगाना है। इसके साथ साथ एक और चीज मैंने बताई थी, कोर्ट फीस। तो कोर्ट फीस के लिए अलग से एक एक्ट है जिसका नाम है कोर्ट फीस एक्ट 1870। तो ये कोर्ट फीस एक्ट अलग है और ये स्टैंप एक्ट अलग है। कोर्ट फीस का मामला अलग ही है टोटल। जब कभी भी हम कोर्ट में कोई मैटर फाइल करते हैं, चाहे वो सिविल हो चाहे वो क्रिमिनल हो, तब वो एक अलग ही कहानी बनती है। तो अगर कोर्ट में कोई हम एप्लीकेशन मूव करते हैं, कोई पिटीशन मूव करते हैं, तो उसमें कितने का हमें फीस भरनी पड़ेगी वो वहां पर हमें मेंशन किया हुआ है कोर्ट फीस में। उसको एड बोलेरम फीस भी कहते हैं। ये आपको नॉर्मली अगर आप जो लीगल डायरी वगैरह परचेज करते होंगे न्यू ईयर का,
न्यू ईयर की डायरी आती है एडवोकेट्स की, अगर आप वो भी परचेज करते हो दिल्ली वगैरह में, हर एक स्टेट में रहती है, तो वहां पर भी आपको उस डायरी में भी उसका बकायदा पूरा डिटेल मिल जाएगा कि कोर्ट फीस में कितना कोर्ट फीस जाता है, स्टैंप ड्यूटी में कितनी स्टैंप ड्यूटी जाती है, ये आपके लोकल में बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जहां भी आपका बार काउंसिल होगा वहां से आप अपना एक डायरी मंगवा सकते हैं चेकआउट करने के बाद। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर कुछ चीजें मैंने पहले मार्क कर दी हैं। यहाँ पर एक नेक्स्ट पॉइंट कहता है इंस्ट्रूमेंट रिलेटिंग टू सेवरल डिस्टिंक्ट मैटर्स। सेवरल भी बोला है, डिस्टिंक्ट भी बोला है और मैटर भी बोला है। अब सेवरल डिस्टिंक्ट मैटर का मतलब क्या होता है ये समझना है, और किस इंस्ट्रूमेंट की ये बात करता है। देखिए यहाँ पर बहुत क्लियर मेंशन कर रहा है, हमें तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानना है, तो किस किस इंस्ट्रूमेंट में, तो सेक्शन 3 में ही बोल दिया कि जिसका जिक्र किया गया है कहां पर, शेड्यूल फर्स्ट में या फर्स्ट शेड्यूल में। अब यहां पर कहता है कि सेवरल डिस्टिंक्ट मैटर, यहां पर सेवरल डिस्टिंक्ट मैटर, तो सेवरल डिस्टिंक्ट मैटर में क्या क्या मामले आते हैं। सबसे पहले तो एक टर्म आपके सामने आ रहा है सेवरल। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म सेवरल, सेवरल शब्द का लीगल मीनिंग क्या होगा, लीगल डेफिनेशन क्या होगा, वो चीज हमें पहले समझना चाहिए। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म सेवरल, एनीबॉडी, क्या होता है सेवरल शब्द का मतलब? नो आइडिया। सर ये जो स्टैंप के हिसाब हाँ से कौन सा भी ट्रांजैक्शन चलेगा ना, हाँ शेड्यूल 1 में दिया है ना सर, वो जो भी हाँ, है शेड्यूल 1 में वही दिया, बताइए। या वही से बिल ऑफ एक्सचेंज सेवरल होने दो, सेवरल नहीं का तो मतलब यहाँ पर स्टैम्प एक्ट के मामले में अलग अलग अग्रीमेंट के लिए है। जैसे मान लीजिए मैं रेंट अग्रीमेंट कर रहा हूँ तो उसके लिए अलग स्टैंप लगेगा, मैं लीज डीड बनवा रहा हूँ तो उसके लिए अलग स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी, मैं गिफ्ट डीड बनवा रहा हूँ तो उसके लिए अलग देनी पड़ेगी, मैं सेल डीड बना रहा हूँ तो उसके लिए अलग स्टैंप, तो हर एक के लिए अलग अलग स्टैंप ड्यूटीज होती हैं, तो वो यहाँ पर मेंशन करा है। तो सेवरल का मतलब उस सेंस में, अगर रेंट थैंक यू अग्रीमेंट सर, है तो थैंक्स अ अलग लॉट। मैटर हो गया, लीज डीड है तो अलग मैटर है, उसी की तरह सेल डीड है तो अलग मैटर है, गिफ्ट डीड है तो अलग मैटर है, सिंपल एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है तो अलग है, कंपनी हमने खोलनी है तो उसमें मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स होता है तो उसके लिए अलग मैटर है। तो हर एक अलग अलग मैटर, उसी को हम सेवरल कह सकते हैं यहाँ पर। तो सेवरल का मतलब यहाँ अग्रीमेंट से है, सेवरल का मतलब अग्रीमेंट से है, यानी अलग अलग अग्रीमेंट। सो देखिए एनी इंस्ट्रूमेंट कॉम्प्रोमाइजिंग और रिलेटिंग टू सेवरल डिस्टिंक्ट मैटर्स, किलर खुद ही कह रहा है सेवरल डिस्टिंक्ट मैटर्स। चलिए मैं आपको शो करता हूं, सेवरल डिस्टिंक्ट मैटर, डिस्टिंक्ट मैटर्स। तो सेवरल डिस्टिंक्ट मैटर का मतलब मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि लीज डीड एक अलग मैटर है, लीज डीड का मामला अलग है। उसी तरीके से हमने सेल बनाया तो सेल डीड ये अलग मैटर है, रेंट अग्रीमेंट बनाया तो रेंट अग्रीमेंट एक बिल्कुल ही अलग मैटर है, ये सब अलग अलग मैटर है। उसी तरीके से गिफ्ट डीड बनाई तो एक अलग मैटर है, इसी तरीके से कोई एमओयू साइन किया तो ये भी एक अलग मैटर है। तो ये सब क्या है, सेवरल है, एक दूसरे से अलग है, लीज अलग है, सेल अलग है, रेंट अलग है, गिफ्ट अलग है, एमओयू अलग है। सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट, यहाँ पर कहता है कि शैल बी चार्जेबल विथ द एग्रीगेट अमाउंट, वो जो अलग अलग डिस्टिंक्ट मैटर्स हैं वो चार्जेबल होंगे विथ द एग्रीगेट अमाउंट, यानी कुल जुड़ा हुआ। एग्रीगेट का मतलब कंप्लीट, कितना अमाउंट होगा, एग्रीगेट, ए जी जी आर ई जी ए टी ई, एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब क्या होगा, कंप्लीट, होल, आफ्टर कंबाइनिंग जो हमें मिलता है। सो होल अमाउंट कितना होगा, शैल बी चार्जेबल, शैल बी चार्जेबल, सो शैल बी चार्जेबल विथ द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ द ड्यूटीज with which separate instruments each comprising or relating to one of such matters would be chargeable under the act। तो मतलब क्या कहा कि अलग अलग मैटर के लिए, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के लिए अलग अलग एग्रीगेट अमाउंट देना पड़ेगा, shall be chargeable with the aggregate amount of the duties।
ऑफ द ड्यूटीज, तो ड्यूटीज किसके साथ, विथ विच सेपरेट इंस्ट्रूमेंट्स, और ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के साथ। देखिए इंस्ट्रूमेंट क्या है, इंस्ट्रूमेंट एक जरिया है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब एक तरीके से हम लोग बोलते हैं मशीन, यंत्र, सिंपल टेक्निकली बोले तो इंस्ट्रूमेंट का मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, एक मशीन, इंजीनियरिंग के लैंग्वेज में। यहाँ पर हमारे लिए इंस्ट्रूमेंट क्या है, अगर हमें कोई प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट में देनी है, मतलब अगर हमें कोई प्रॉपर्टी फ्री ऑफ कॉस्ट देनी है, उससे कोई रुपया, एक रुपया नहीं लेना है। अगर हम अपनी वाइफ को देना चाहते हैं, अपने बच्चे को देना चाहते हैं, अपने हस्बैंड को देना चाहते हैं, और उससे एक रुपया भी वापस हम लेना नहीं चाहते हैं, तो वैसे मामले में हमने क्या दिया, हमने गिफ्ट दिया। तो गिफ्ट दिया इसका मतलब हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, कुछ नहीं लिया। तो गिफ्ट क्या है, गिफ्ट इज एन इंस्ट्रूमेंट, गिफ्ट इज नथिंग बट इट इज एन इंस्ट्रूमेंट। अब गिफ्ट डीड बनाया, तो गिफ्ट डीड और गिफ्ट, तो गिफ्ट के लिए गिफ्ट डीड बनाना पड़ेगा। अगर मुझे किसी को गिफ्ट करना है तो गिफ्ट के लिए गिफ्ट डीड बनाना पड़ेगा। सो गिफ्ट इज एन इंस्ट्रूमेंट, गिफ्ट डीड के जरिए हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर रहे हैं। तो गिफ्ट डीड पर ड्यूटी चार्जेबल होगा, जो भी अमाउंट होगा। तो नॉर्मली क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई फ्लैट मुझे गिफ्ट करनी है, फ्लैट का कॉस्ट 70 लाख 50 लाख कुछ भी हो सकता है। तो जस्ट टेक एन एग्जांपल कि फ्लैट की वैल्यू 50 लाख रुपीज है, तब हो सकता है कि आपके स्टेट के अंदर 8% टैक्स लगता हो, कहीं 5% टैक्स लगता हो, कहीं 6% लगता हो, कहीं 2% लगता हो, डिपेंड करता है अलग अलग स्टेट के अलग अलग स्टैंप के रूल के ऊपर। तो सरकार अपना नोटिफिकेशन का, उसी तरीके से आप देखते होंगे, बहुत बार आपने सुना होगा, टू व्हीलर फोर व्हीलर क्या होती है, महंगी होती जाती है, कायदे से महंगी होती है। एसी हम लोगों को बहुत 70,000 80,000 में खरीदना होता है। अभी रिसेंटली एक डाइकिन का एसी मंगवाया 1 टन का, उसकी कॉस्ट 42,000। जब उसका ब्रेकअप आप देखोगे तो ब्रेकअप में कितना लिख रहा है, मात्र 27,000 का वो एसी, ओनली 27,000, बाकी का पैसा टैक्स में। व्हाट इज दैट, यानी स्टैंप ड्यूटी पे कर रहे हैं। तो किन किन चीजों पे आप पे कर रहे हो, कहां पे कर रहे हो, तो यहाँ पर कह रहा है कि शैल बी चार्जेबल, होगा तो होगा, शैल बी चार्जेबल विथ द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ द ड्यूटीज। और ये ड्यूटी कहां से पता चलेगी, या तो शेड्यूल से, या तो स्टेट गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन से। तो इसीलिए अगर कभी भी, और आज के डेट में बड़ा आसान हो गया है, राज्य सरकार क्या कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसको जानना है तो सबसे आसान तरीका है, अपने स्टेट का गैजेट खोल लीजिए, ई गैजेट। अगर ई गैजेट जानते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो जान लेना चाहिए। कभी भी किसी भी पॉइंट का, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल आपको शेयर कर देता हूँ, जस्ट अ सेकंड, कभी भी ये काम आएगा। और जब भी कभी किसी भी स्टेट का मान लीजिए एग्जाम भी देते हैं, तो उस स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंशन करिए, तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा, आपका आंसर सफिशिएंट होगा, अच्छी मार्किंग में आएगी। प्रैक्टिकल में तो खैर जरूरत है ही, प्रैक्टिकल में तो मामला ही चलेगा। तो चलिए मैं आपको एक दिखाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, जस्ट ए सेकंड रुकिए, एक मैं आपको ओपन करके शो करता हूँ। किसी भी स्टेट का आप गैजेट खोल सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। ई गैजेट, देखिए मैं आपको शो करता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग ई गैजेट टाइप करेंगे तो यहाँ पर ये अपने आप ले लेता है, हरियाणा पंजाब जो भी। तो यहाँ पर आप ई गैजेट कर दें, ई गैजेट .nic.in, द गैजेट ऑफ इंडिया। आप इस पे क्लिक करेंगे, आपको सारा इस पे शो करेगा, द गैजेट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये आपको यहाँ पर शो करेगा। आप अपना किसी भी पर्टिकुलर स्टेट का भी गैजेट ले सकते हैं। तो यहाँ पर जाकर के अगर मान लीजिए किसी भी स्टेट का ले लें, यहाँ पर ऑटोमेटिक शो करेगा, ठीक है, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, कुछ भी, जैसे ऊपर में बिहार आ रहा है। तो जस्ट टेक एन एग्जांपल, ई गैजेट बिहार, गवर्नमेंट ऑफ बिहार। अब ये जैसे इन्होंने बिहार सरकार का दिखाना शुरू कर दिया, तो देखिए यहाँ पर है ई गैजेट व्यू, यहाँ पर सर्च। तो देखिए यहाँ पर गैजेट का डिटेल है, यहाँ नोटिफिकेशन का डिटेल है, दोनों दो चीजें होती हैं। गैजेट में क्या निकल के आया है वो, और सरकार का नोटिफिकेशन क्या है। तो चलिए मुझे व्यू करना है, सर्च नहीं करना, मुझे व्यू करना है। गैजेट डिटेल्स, मैंने जस्ट एक रैंडमली क्लिक कर दिया। अब गैजेट किस टाइप का है, तो देखिए यहाँ पर टाइप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैजेट है, पेज स्टार्ट फ्रॉम 1, पेज एंड नंबर 2, यानी 2 पेजेस का है, ईयर 2022, गैजेट नंबर 436। जस्ट एक रैंडम क्लिक मैंने कर दिया, एक पेज ये क्या कर रहा है, ये डाउनलोड करके दे देगा।
जब इसको ओपन करेंगे तो देखिए ये उनका जो भी लैंग्वेज है यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, तो ये अपना उनका गैजेट है। गैजेट में कुछ भी हो सकता है, इट मे बी एनीथिंग, इट मे बी सरकार का जो भी नोटिफिकेशन है वो, तो सरकार कुछ भी करती है। अब ये गैजेट दिखाने का मतलब क्या है, पर्पस क्या है, स्टैंप से रिलेटेड अगर कोई भी चेंज होगा, आपको क्या लगता है कि न्यूज़पेपर वाले जाकर के हर एक डिपार्टमेंट में पूछते रहते हैं? आंसर इज नो। आज की डेट में आसान हो गया, ऑनलाइन जाएंगे सीधा जाकर के चेक करके आ जाएंगे। अभी यहाँ पर देखिए इन्होंने कुछ नहीं करना, यही चीज क्या हो जाएगी, कल को न्यूज में आ जाएगी, सो एंड सो ये ऑफिसर्स हैं, इनको नई जगह ट्रांसफर कर दिया गया है, ये मतलब निकल गया। अब इसमें से कोई भी एक रैंडम अगर मैं ले लूं, जैसे एक और मैं लेके दिखाता हूँ। अब ये देखिए जैसे नोटिफिकेशन डिटेल दिया गया, नोटिफिकेशन का डिटेल, तो देखिए आपको नोटिफिकेशन डिटेल देखेंगे तो यहाँ इलेक्शन डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट वाइज दिखाएगा। ठीक है, इलेक्शन डिपार्टमेंट, माइनॉरिटी एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट, इलेक्शन डिपार्टमेंट, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली, कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट। चलिए अपने फील्ड का है तो जरा देख लेते हैं क्या है ये लॉ डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर क्लिक कर दिया, ये अपने आप शो कर देगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ये काफी डिटेल में है, इन्होंने कुछ बड़ा डिटेल से, हाँ ये देखिए 30 जून का ये है, पुराना थोड़ा हो गया। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर करा है, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाई सबसेक्शन 13 एंड सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 14 बंगाल आगरा असम सिविल कोड्स एक्ट। अब ये एक्ट का नाम शायद आपने सुना भी नहीं होगा मे बी, लेकिन अब ये लग रहा है। तो अब जो कोई बिहार में जाएगा एग्जाम देने के लिए, अगर ये लिखेगा तो उसको नंबर क्यों नहीं मिलना चाहिए? इनकेस मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। सो ये अपने अपने स्टेट के लोकल लॉज में इसको सर्च कर सकते हैं आप। सेक्शन 14 बंगाल आगरा असम सिविल कोड्स एक्ट सो एंड सो, सब सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 सीआरपीसी इन द मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रीवियस। तो एक नए कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है, तो वो यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया है बस, कि भाई नया कोर्ट बनेगा। तो इस तरीके से आपका स्टैंप का भी आएगा, जो कुछ भी आएगा वो यहाँ पर शो करता है गैजेट के अंदर। ओके, चलिए अब आते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, वो यहां से देखेंगे हम लोग। लेट्स सी सेक्शन नंबर 6। देखिए सेक्शन नंबर 6 क्या कहता है, इंस्ट्रूमेंट्स कमिंग विद इन सेवरल डिस्क्रिप्शन इन शेड्यूल 1। अब यहां पर ध्यान देना है, सेवरल डिस्क्रिप्शंस इन शेड्यूल 1 क्या है ये, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन, यानी सेक्शन 5 और 6 दोनों को हमेशा मिला के पढ़ना चाहिए। ये कहने का मतलब है, क्यों, क्योंकि ये पहले ही क्लियर कर रहा है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन। प्रीसीडिंग का मतलब ठीक पहले वाला सेक्शन। एन इंस्ट्रूमेंट सो फ्रेम्ड एज टू कम विद इन 2 और मोर ऑफ द डिस्क्रिप्शंस इन शेड्यूल 1। मतलब कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो 2 या 2 से अधिक जगह पर बार बार आ रहा है। सपोज मान लीजिए एफिडेविट है, एफिडेविट 3 4 5 जगहों पर आ रहा है, वही बात यहां पर आ रही है, 2 और मोर ऑफ द डिस्क्रिप्शंस इन शेड्यूल 1 यानी शेड्यूल फर्स्ट शैल where the duties chargeable there under are different be chargeable only with the highest of such duties। मतलब सरकार भी पैसे की भूखी है, इतना तो समझ में आ गया। मतलब अगर मान लीजिए एफिडेविट एक इंस्ट्रूमेंट है, मान लीजिए कि लीज डीड एक इंस्ट्रूमेंट है, अब लीज के बारे में 10 जगहों पर बात की गई शेड्यूल फर्स्ट के अंदर, तो जहां पर लीज का सबसे मैक्सिमम चार्ज होगा, हाईएस्ट ड्यूटी जहां पर होगी, उसी को कंसीडर करना है, लोएस्ट वाले को कंसीडर नहीं करना है। अगर एफिडेविट है तो एफिडेविट में जहां पर हाईएस्ट लगा होगा वहां पर हमें कंसीडर करना। चलिए मैं शो करने की कोशिश करता हूं। देखिए यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट है, सिंगल टाइम आया है, एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड है, एडॉप्शन डीड है, इसमें कोई समस्या नहीं, सब सिंपल सिंपल एक ही बार आ रहा है। एफिडेविट एक बार आ रहा है, अग्रीमेंट और मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट 1 टाइम है, अग्रीमेंट टू लीज। जब देखिए यहां से अग्रीमेंट है तो अग्रीमेंट पर फोकस करिएगा क्या आएगा, देखते चलिए। अग्रीमेंट टू लीज तो नंबर देखना है 35, अग्रीमेंट रिलेटिंग टू लिस्टिंग ऑफ टाइटल डीड्स पॉन और प्लीज, तो यहां पर ये अग्रीमेंट की बात हो रही। तो अगर उसी तरीके से आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी, आर्टिकल्स ऑफ क्लर्कशिप, जितनी बार आप शेड्यूल को रीड करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा इसको देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, उतने ही ज्यादा जल्दी आप स्टैंप एक्ट पर कमांड बना लेंगे। कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा मामला है। ओके, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात करेंगे तो उसमें एग्जम्पशन इसको दिया हुआ है। आर्टिकल ऑफ क्लर्कशिप, चलिए मैं थोड़ा इसको डिस्कस कर दे रहा हूँ। असाइनमेंट, असाइनमेंट में देखिए ट्रांसफर ऑफ लीज नंबर 63 पर है,
एज द केस में बी। अटॉर्नी, अथॉरिटी टू एडॉप्ट, आगे चलिए, अवार्ड, यहाँ पर देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज, उसके अलावा और चलिए बिल ऑफ एक्सचेंज में देखिए बहुत कुछ है, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज में बहुत कुछ है। एज डिफाइंड बाई सेक्शन 2 सेक्शन 2 नॉट बीइंग ए बॉन्ड, बैंक नोट और करेंसी नोट, तो यहाँ पर इन्होंने अलग अलग बता दिया है। सिमिलरली बिल ऑफ लैडिंग, बॉन्ड, उस तरह से देखिए ये अलग अलग है। वेयर इट एक्सीड्स इतना है। अब यही चीज आपको सीखनी है, देखिए वेयर इट एक्सीड्स ₹50 एंड डज नॉट एक्सीड 100, तो 50 से 100 रुपए तक के लिए 8 आना, 8 आना यानी 50 पैसे उस जमाने का है। अब अपना वेयर एक्ट चेक कर लेना, उसमें भी 8 आना लिखा होना चाहिए, या हो भी सकता है कि चेंजेज हो। तो ये 8 आना अब चलता नहीं है भाई, बात बड़ी सीधी है, चलता नहीं है। तो अब यहाँ पर जो रिसेंट नोटिफिकेशन के जरिए आएगा वही रहेगा। नाउ उसी तरह से बॉटमरी बॉन्ड, कैंसिलेशन, सर्टिफिकेशन ऑफ सेल, सिमिलरली सर्टिफिकेट और अदर डॉक्यूमेंट, चार्टर पार्टी, कंपोजिशन डीड, कन्वीनियंस डीड, सबके लिए अलग अलग है देखिए। उसके अलावा को पार्टनरशिप डीड, कन्वीनियंस इन द नेचर ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, कॉपी और एक्सट्रैक्ट, कॉपी और एक्सट्रैक्ट। तो देखिए यहाँ पर कॉपी लेने के लिए कितना पैसा लगेगा, वो यहाँ पर जो देखते हैं ना कोर्ट में हम लोग कॉपी मांगते हैं, सर्टिफाइड कॉपी, कस्टम बॉन्ड, डी बेंचर्स, इन सब के बारे में कहा कि कितना लगेगा। डिक्लेरेशन ऑफ एनी ट्रस्ट, डिलीवरी ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स, 29 डिवोर्स, देखिए डिवोर्स में क्या है, 30 एंट्री एज एन एडवोकेट, वकील और अटॉर्नी ऑन द रोल ऑफ एनी हाई कोर्ट। तो शायद आपने गौर नहीं किया होगा, हम लोगों ने पैसे भर दिए हैं, तब भी हम लोगों ने भी गौर नहीं किया था, बाद में पता चला कि क्यों कितने पैसे लगेंगे। तो यहाँ देखिए साफ साफ लिखा है, स्टैंप एक्ट के अंदर बता रहा है, एंट्री एज एन एडवोकेट, आप एडवोकेट बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, अटॉर्नी बनना चाहते हैं, ऑन द रोल ऑफ एनी हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट में जाके, तो अंडर द इंडियन बार काउंसिल एक्ट 1926, इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कन्फर्ड ऑन सच कोर्ट बाय लेटर्स पेटेंट लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट सो एंड सो, तो 500 रुपीज, 250 रुपीज। इन केस ऑफ एडवोकेट और वकील 500 रुपए, इन केस ऑफ अटॉर्नी 250 रुपीज, यानी अटॉर्नी को कम देना पड़ता है, एडवोकेट और वकील को ज्यादा देना पड़ता है। एग्जाम्पशन में कौन है, यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, उसी तरीके से देखिए बहुत कुछ है। 32 में फर्दर चार्ज, 31 में एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी, ये बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। 33 में गिफ्ट, जो भी मैं बात कर रहा था। 34 में इंडेमिनिटी बॉन्ड, 35 में लीज। अब देखिए यहाँ पर लीज के लिए अलग अलग है। अब लीज में आपकी जैसी जरूरत है, जैसा आपको चाहिए, उसी पार्ट से आपको ये क्या करेगा, चार्ज पेएबल होगा, उतना ही ड्यूटी आपको पे करना पड़ेगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी, पॉइंट नंबर 13। उसके अलावा मॉर्टगेज डीड आप यहाँ से देख सकते हैं। 41 मॉर्टगेज ऑफ ए कॉर्पोरेशन, बहुत कुछ है यहाँ पर, एक एक आप देखते रहिए। पार्टीशन, पार्टनरशिप, यहाँ पर नंबर बस चेक करते रहिए। 47, उसके बाद देखिए एक्सीडेंट एंड सिकनेस इंश्योरेंस। अब इस तरीके से आगे बढ़ते रहेगा। 48 पावर ऑफ अटॉर्नी। नाउ 49 प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट में कितना लगना है वो देखिए। उसके अलावा प्रोटेस्ट ऑफ बिल और नोट, प्रोटेस्ट बाय द मास्टर ऑफ ए शिप, बहुत कुछ है। तो आपको सबको नहीं देखना है, जो जरूरी है उतना देखना है, एग्जाम में जो पूछा जा रहा है उतना ही देखना, फालतू में दिमाग लगाना ही नहीं है। आपको बेयर एक्ट रखना चाहिए, जब भी अभी मेरे स्टैम्प पे देखना है तो आप जाइए शेड्यूल देखिए, आपको किस चीज की जरूरत है, कितने का लगेगा। बहुत बार होता है कि जानबूझ करके ज्यादा का स्टैम्प खरीदवा देते हैं लोग और उसको बाद में बेच देते हैं। ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, मैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर रहा हूँ। जैसे मुझे नहीं पता है, कि मुझे नहीं पता, बिल्कुल एक लेमैन हूँ मैं, बुद्धू आदमी हूँ, बेवकूफ आदमी हूँ। मैं गया, मैंने बोला भाई मुझे क्या करना है, लीज करानी है। अब मुझे नहीं पता कितना है, मैंने सब कुछ बता दिया, कितने की प्रॉपर्टी है, कितने टाइम का लीज है, सब कुछ बता दिया। अब मान लीजिए कि फीस लगेगी मात्र 200 रुपए, लेकिन सामने वाला कहेगा नहीं जी सर 300 रुपए लगेंगे। अब वो क्या करेगा कि 300 रुपए के हमें से मेरे से क्या करेगा, खरीदवा देगा स्टैंप। और जब नाम से मिलता है, आपको पता है नाम से मिलता है, तो क्या करते हैं ना, बड़े तरीके से काम करते हैं। वो 300 का खरीदवा देंगे और 200 का इस्तेमाल कर देंगे, 100 रुपए का वापस उसको रिटर्न कर देंगे, नहीं तो किसी और के लिए लगा देंगे। ऐसे भी काम होता है, आप जान दे दो, कुछ भी कर दो, आप कितना पैसा दो दो, जहां उनको डुप्लीकेट लगाना होता है डुप्लीकेट भी लगाते हैं। फ्रैंकिंग मशीन इसीलिए आई, फ्रैंकिंग टिकट भी आती है, ठीक है।
सो खैर यहाँ पर देखिए शेयर वारंट हर एक का है, तो अपनी जिसी जरूरत है उसके हिसाब से सरेंडर ऑफ लीज, लीज सरेंडर करने के लिए देखिए जो प्रैक्टिकल में नहीं सीख पाते हैं ना लीज का कॉन्सेप्ट, थ्योरी पढ़ते हैं कि सरेंडर कैसे होता है, देखिए सरेंडर ऑफ लीज। उसके अलावा अभी जस्ट टीपी एक्ट खत्म हुआ तो वहां से आपको लग जाएगा ट्रांसफर ऑफ लीज, लीज कैसे ट्रांसफर होता है, सारी चीजें हैं। ओके, सो लास्ट 65 यहाँ पर शेड्यूल 2 आ गया यानी खत्म। टोटल जो पॉइंट है आपके सामने 65। तो इनके अंदर कोई भी पॉइंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर आया है और उसके लिए चार्ज अगर एक से अधिक जगह पर अलग अलग है, सपोज कीजिए कि अटॉर्नी है, सपोज कीजिए एफिडेविट है, तो एफिडेविट के लिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग कॉस्ट है, तो जो उसका हाईएस्ट होगा वही लगाना है। यहाँ पर क्लियर कर रहा है वेयर द ड्यूटीज चार्जेबल देयर अंडर आर डिफरेंट बी चार्जेबल ओनली विथ द हाईएस्ट ऑफ सच ड्यूटी, तो हाईएस्ट ड्यूटी ही हमें पे करनी है, दैट्स इट। ओके, अभी बॉन्ड डिवेंचर्स मैंने दिखाया है तो अब उसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 7-8 अपने काम का है नहीं, इसको जस्ट हम लीव कर सकते हैं। हाँ, इस पे अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, इसके मामले में तो खैर जरूरत ही नहीं पड़ेगी सी इंश्योरेंस का, ठीक है। बॉन्ड के मामले में जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें जरूरत पड़ती है लोन पर, इसलिए मैं सिर्फ इसमें यहाँ से लोन का पार्ट कवर कर रहा हूँ। देखिए लोन हो गया, डिवेंचर्स हो गया, जब जो कंपनी का काम करते हैं उनके लिए सब लगता है, बॉन्ड हो गया, डिवेंचर हो गया, सिक्योरिटीज इशूड ऑन लोन्स अंडर एक्ट of 1879. Now see, notwithstanding anything in this act, any local authority raising a loan under the provisions of Loan Authorities Act of any other law for the time being in force by issue of bonds। बट मामला सीधा सुनिए, यहाँ पर दो चीजें हैं, कहता है कि इस पूरे एक्ट के अंदर कहीं भी कुछ भी क्या भी कहा गया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस एक्ट, तो ऊपर भी इस पर भी कि इस एक्ट में कुछ भी कहा गया हो कोई फर्क नहीं पड़ता। एनी लोकल अथॉरिटी रेजिंग अ लोन, रेजिंग अ लोन अंडर द प्रोविजंस ऑफ द लोकल अथॉरिटीज एक्ट, लोकल अथॉरिटीज लोन एक्ट के तहत अगर लोन देती है, रेज करती है, और एनी अदर लॉ, या तो इस लॉ के तहत या तो किसी भी दूसरे तीसरे लॉ के तहत, कैसे लोन का मामला आ रहा है, बाय इशू ऑफ बॉन्ड, बाय इशू ऑफ डिवेंचर्स और अदर सिक्योरिटीज, शैल इन रिस्पेक्ट, यहाँ पर शैल लगा हुआ है, शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच लोन बी चार्जेबल, ड्यूटी कितनी लगनी है बस हमें उससे कंसर्न है, विथ ड्यूटी ऑफ 1%, 1% मतलब 1%, ध्यान से सुनिएगा, 1% ड्यूटी लगती है, ओनली 1%। बॉन्ड डिवेंचर सिक्योरिटीज इशूड ऑन लोन के मामले में 1% ऑन द टोटल अमाउंट ऑफ द बॉन्ड, तो बॉन्ड अगर 1 लाख का है तो उसका 1%, 2 लाख का है तो उसका 1%, 3 लाख का है तो वट एवर में द अमाउंट उसका 1%। डिवेंचर्स और अदर सिक्योरिटीज इशूड बाय इट एंड सच बॉन्ड्स, such debentures, such other securities need not be stamped, उसको स्टैम्प करने की जरूरत नहीं है, shall not be chargeable with any further duty on renewal, consolidation and subdivision or other। तो एक बार आपने पे कर दिया 1%, मामला खत्म है, फर्दर कोई जरूरत नहीं है। सो किसके मामले में, ये स्पेसिफिक कंडीशन है। स्टैम्प एक्ट बात करता है बॉन्ड की, स्टैम्प एक्ट बात करता है डिबेंचर्स की, स्टैम्प एक्ट बात करता है सिक्योरिटीज की। कहता है कि अगर इन सब मामलों में अगर कुछ भी मैटर आता है, इन सारे में से किसी भी मामले में आता है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1% ही देना है, ओनली 1% ही देना है, दैट्स इट। आगे चलिए एक और पॉइंट देखिए, सब सेक्शन 2, तो 1% याद रखिएगा कितना लगता है लोन के मामले में, लोन कहाँ लेंगे, बॉन्ड सॉरी, इशू ऑफ बॉन्ड, डिवेंचर्स और अदर सिक्योरिटीज के मामले में कितना परसेंट है, तो 1% ओनली बस। नो सबसेक्शन 2, द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 के अंदर जो प्रोविजन दिया हुआ है, एग्जम्प्टिंग सर्टेन बॉन्ड, जिसमें कुछ बॉन्ड्स को छूट दे दी गई है, डिवेंचर्स
or other securities from being stamped and from being chargeable with certain further duty। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना, देखिए यहाँ पर कहता है कि जो प्रोविजन हमने सबसेक्शन 1 में बताया है उसके तहत जिसको हमने एग्जम्प्ट कर दिया है बॉन्ड, डिवेंचर और अदर सिक्योरिटीज को स्टैंप करने से या चार्जेबल बनाने से, अब इसके मामले में कह रहा है यहां से all such bonds, debentures और other securities shall be valid। बस इतनी सी बात हमें जाननी है, whether the same are stamped or not। मतलब क्या, दो चीजें ध्यान से सिर्फ सुनिए। हमने किसी लोन के लिए अप्लाई करा, लोन कैसे फॉर्मेट में मिल रहा है, बॉन्ड के, कैसे मिल रहा है, डिबेंचर्स, अदर सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी के तौर पर, डिबेंचर के तौर पर या बॉन्ड के तौर पर, कैसे भी मिल रहा है, उस पर चार्ज कितना लगेगा, ड्यूटी कितनी लगेगी, टैक्स कितना लगेगा, 1%। कहता है कि 1% अगर आपने टैक्स पे कर दिया, 1% आपने 1% आपने ड्यूटी पे कर दी, तो फर्दर आपको उस बॉन्ड, डिवेंचर इसके ऊपर कुछ भी एक्स्ट्रा रुपया लगाने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू पे सिंगल रुपीज एक्स्ट्रा, नंबर 1। नंबर 2 यानी सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 2 कहता है कि जिसको हमने 1% लगा दिया, एक वो स्टैंप और दूसरा वो जिसके ऊपर कुछ भी नहीं लगाया, जो एग्जम्पशन में है, तो जो एग्जम्पशन के अंदर है उसकी क्या लीगल वैल्यू है भैया, एक तरह का हमारे पास स्टैंप, एक तरह का हमारे पास बॉन्ड है जिस पर हमने 1% स्टैंप ड्यूटी पे कर दी, एक तरह का डिवेंचर है जिसपे हमने 1% ड्यूटी पे कर दी, और दूसरा है जिस पर हमने 1 रुपया भी पे नहीं किया। तो कहता है कि जिस बॉन्ड के लिए हमने 1 रुपया भी पे नहीं किया स्टैंप ड्यूटी, जिस डिवेंचर के लिए हमने 1 रुपया भी पे नहीं किया स्टैंप ड्यूटी, उसकी लीगल वैल्यू क्या है, तो कहता है कि नहीं वो वैलिड होगा। भाई क्यों वैलिड होगा, क्योंकि वो एग्जम्प्टेड है। एग्जम्प्टेड क्यों है, शेड्यूल के अंदर एग्जम्प्टेड क्यों है, क्योंकि वो एक्ट के थ्रू आ रहा है, लोकल अथॉरिटीज लोन एक्ट से लोन दिया जा रहा है, या कोई और दूसरा लॉ होगा, ये जो कह रहे हैं ना फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, अब ये लोकल लॉ होता है, स्टेट गवर्नमेंट का लॉ होता है जिसके तहत ये मामला बनता है, ये लोकल लॉ होगा। अब नाउ नेक्स्ट पॉइंट, प्रोवाइजो में क्या कह रहा है, प्रोवाइजो दैट, अब इसका मैं पॉइंट शेयर कर देता हूं, प्रोवाइजो दैट नथिंग हियर इन कंटेन्ड, ध्यान से सिर्फ सुनिएगा, लिखने का जरूरत नहीं है, जहां आएगा मैं खुद ही आपको बता दूंगा, खुद ही आपको पीडीएफ दे दूंगा। प्रोवाइडेड दैट नथिंग, बस ये सब करेंगे, मतलब 1 रुपया आपको अलग से नहीं देना पड़ेगा, जहां देना था आपने दे दिया, दूसरे बॉन्ड के लिए नहीं देना है, दूसरे बॉन्ड के लिए नहीं देना है, दूसरे डिवेंचर्स के लिए नहीं देना है, बशर्ते की हियर इन कंटेन्ड शैल एग्जम्प्ट, वही बात जो शुरू में कही, एग्जम्पशन होना चाहिए, द लोकल अथॉरिटी विच इशूड सच बॉन्ड्स। अगर बॉन्ड के मामले में, डिवेंचर्स के मामले में, सिक्योरिटीज के मामले में अगर ड्यूटी से छूट दे दी है, ड्यूटी नहीं भरना है, टैक्स नहीं भरना है, स्टैंप नहीं लगाना है, ऐसा अगर लोकल लॉ ने बना करके दे दिया है, लोकल अथॉरिटी ने प्रोविजन दे दिया है, तब नहीं भरना है, तब नहीं भरना है। वही बात यहाँ पर ही, द प्रायर ऑफ 26th डे ऑफ मार्च 1897, तो खैर ये टाइम ही पार कर गया, व्हेन सच ड्यूटी हैज ऑलरेडी बीन पेड, रिमाइंडर छोड़ दीजिए। तो बहुत क्लियर है, यहाँ सारा जो खेल है ना स्टैंप के अंदर, वो सब कुछ चलता है इंस्ट्रूमेंट के आधार पर, किस इंस्ट्रूमेंट पर कितने का स्टैंप लगेगा ये डिसाइड किया जा रहा है। कहता है कि एक से अधिक बार कोई इंस्ट्रूमेंट बार बार रिपीट हो रहा है, तो जो हाईएस्ट होगा वो वाला स्टैंप लगेगा। इतना सीधा सा पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया है। नाउ अब आइए इसके सबसेक्शन 3 पर, लास्ट सबसेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए। इन द केस ऑफ विलफुल निग्लेक्ट टू पे द ड्यूटी, अभी एक तरीके का क्या है, एक तरीके का ये पनिशमेंट है। देखिए क्या पनिशमेंट होगा, ये पेनाल्टी है। नाउ सी व्हाट इज द पेनाल्टी। अगर कोई जानबूझ करके विलफुली नेग्लेक्ट करता है,
ड्यूटी पे करने में, यानी स्टैंप ड्यूटी पे करने में रिक्वायर्ड बाय दिस सेक्शन। यानी बॉन्ड पर जितने का लगाना था आपने जानबूझ के नहीं लगाया, यानी 1%, 1%। डिवेंचर पे जितना लगाना था 1% आपने नहीं लगाया। तो अगर जानबूझ करके बिलफुली अगर कोई नेग्लेक्ट करता है टू पे द ड्यूटी रिक्वायर्ड बाय दिस सेक्शन, तो जो लोकल अथॉरिटी होगी उस लोकल अथॉरिटी को ये पावर होगा कि वो फोरफिट कर सकता है टू द गवर्नमेंट a sum equal to 10%, परसेंटम लिखा है, so liable to forfeit to the government a sum equal to 10% upon the amount of duty payable। सपोज कीजिए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि स्टैंप ड्यूटी अगर 100 रुपए लगनी थी, तो 100 रुपए का 10% आपका एक्स्ट्रा लग जाएगा, यानी 100 रुपए के ऊपर 10 रुपया एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा, नहीं अब 110 रुपया आपको पेनाल्टी देनी पड़ेगी। 100 रुपया तो आपका है ही, प्लस 110 अलग से देना पड़ेगा, दैट इज 10%। तो पेनाल्टी कितना है 10%। यहाँ कितना देना है 1%, यहाँ कितना देना है 10%। यहाँ पर क्लियर है, ध्यान से सिर्फ पढ़ना है, ध्यान से सिर्फ सुनना और कुछ नहीं करना है, सिर्फ सुनते चलिए और समझते चलिए। देखिए मैं आपको कलर चेंज करके शो कर रहा हूँ। देखिए, गवर्नमेंट सम इक्वल टू 10% अपॉन द amount of duty payable and a like penalty for every month after the first month during which the neglect continues। अब यहां पर देखिए, like penalty for every month जाएगा, after the first month, पहला महीना छोड़ करके दूसरे महीने से 10% के बराबर लेते रहेंगे, तब तक जब तक कि आप स्टैंप ड्यूटी नहीं भरते हैं तब तक लेता रहेगा। यहाँ पर क्या कह रहा है, ड्यूरिंग विच द नेग्लेक्ट कंटिन्यूज, ड्यूरिंग विच द नेग्लेक्ट जब आप नेग्लिजेंसी कर रहे हो नहीं भर रहे हो तब, ड्यूरिंग विच द नेग्लेक्ट कंटिन्यूज। अब आपका 10% एकदम क्लियर है। ये सेक्शन कौन सा है, तो पेनाल्टी इसमें दिया है बॉन्ड के मामले में, डिवेंचर के मामले में, सिक्योरिटीज के मामले में। और ये हम कब इस्तेमाल कर रहे हैं, लोन रेज करने के लिए। लोन कैसे ले रहे हैं, बाय इशू ऑफ बॉन्ड। कैसे ले रहे हैं, बाय वे ऑफ डिवेंचर। कैसे ले रहे हैं, बाय वे ऑफ अदर सिक्योरिटीज। क्लियर। तो सेक्शन 8 में पेनाल्टी है, कितना परसेंट लगेगा वो भी बताया है, स्टैंप ड्यूटी तो 1% स्टैंप ड्यूटी लगेगी। अगर विलफुली नेग्लेक्ट किया तो उसमें 10% ऐड होकर के लगेगा, और वो तब तक लगता रहेगा फ्रॉम द सेकेंड मंथ जब तक कि आप नेग्लेक्शन यानी नेग्लिजेंसी कंटिन्यू करते रहते हैं तब तक। ये इतना क्लियर कट इन्होंने बता दिया। अब इसमें देखिए कुछ समझना नहीं है, ज्यादा कुछ परेशानी वाली बात नहीं है। अलग अलग एक्ट का जिक्र किया है, तो जब भी अलग अलग एक्ट का जिक्र किया है तो हर एक एक्ट को हम लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, उसका कंटेक्स्ट अगर आएगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे, अदरवाइज नहीं, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ सी, यहाँ पर पहले देखिए एक फुटनोट नंबर 1 है। ये फुटनोट नंबर 1 का मतलब आप समझ सकते हैं, इसमें कुछ ना कुछ रिसेंट हुआ है। देखिए, सब्स्टिट्यूटेड बाय एक्ट 10 ऑफ 2000। क्लियर है। यहाँ देखिए 2010 में भी कुछ अमेंडमेंट है, 2005 में भी अमेंडमेंट है, 2012 का भी अमेंडमेंट है, 2018 में भी कुछ अमेंडमेंट हुआ है। तो हम लोग सब डिस्कस करेंगे, जहां पर जैसी जरूरत होगी वहां पर। तो देखिए सबसे पहले ये सेक्शन 8A, ये क्या किया गया है, इंसर्ट किया गया है। ये देखिए सॉरी, सब्स्टिट्यूट किया गया, सब्स्टिट्यूट यहाँ ये लागू कब से है, 12 मई 2000 से लागू है। अर्लियर इसको इंसर्ट किया गया था, क्योंकि ए लगा हुआ है तो उससे आइडिया यही लगेगा। पहले ये था 1996 का एक्ट, जो कि 1995 से लागू था। बाद में इसी में छोटा मोटा अमेंडमेंट किया गया और इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। लेट्स सी क्या है मामला, जरा ध्यान से देखिए। इसमें देखिए क्या कहा गया है, सिक्योरिटीज डील्ड इन डिपॉजिटरी। अब देखिए इसमें टर्म आपको तकलीफ देगा, इसलिए मैं टर्म आपको अलग से लिख के दूंगा, उसको पहले समझिए। अच्छा, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में फिर से पुरानी चीजें याद हो जाए। देखिए अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया कुछ नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, कुछ भी नहीं है। हमें सिर्फ क्या जानना है, इसके अंदर स्टैंप का मतलब जानना है। स्टैंप का मतलब मार्क होता है, बाकी जो डेफिनेशन दिया है वो, यानी कि 226 के अंदर जो डेफिनेशन दिया है वो स्टैंप का मतलब होता है।
और हमारे पास क्या है, स्टैंप एक्ट है। इसमें बस इतना ही कहा गया है कि भाई अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के मामले में कितने का स्टैंप लगाना पड़ सकता है, दिस इज द ओनली थिंग वी हैव टू कवर। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के मामले में कितने का स्टैंप लगाना पड़ेगा, यही बस इतना सा कहा गया और कुछ भी नहीं कहा गया है। तो मोटे तौर पर यही है। अब जैसे नीचे चल के आ गए, यानी नीचे का मतलब सेक्शन अभी हम लोगों ने रिसेंटली देखा, ये सेक्शन 8। तो सेक्शन 8 में क्या कहा, 1%। ऊपर देखते जाइए तो इसमें क्या कहा कि शेड्यूल के अंदर होगा। इसके अलावा क्या कहा कि अगर एक ही इंस्ट्रूमेंट 2 बार आएगा, 2 बार से अधिक आएगा, तो जो हाईएस्ट होगा उतना लगाना है। तो 5 रीड विथ 6 करेंगे, उसके बाद 8 है, 8 में 1%। पेनाल्टी के टाइम पर सब सेक्शन 3 10% पर एनम, 10% अपॉन, सॉरी 10% पर एनम नहीं है, 10% अमाउंट पेबल, जो कि पहले महीने छोड़ के दूसरे महीने से कंटिन्यू लगता रहेगा। आइए इस पे 8A ध्यान से देखिएगा, अपने आप समझ में आएगा। देखिए क्या है 8A, यहां पर कहा है सिक्योरिटीज डील्ड इन डिपॉजिटरी नॉट लाइबल टू स्टैंप ड्यूटी। खुद ही कह रहा है, मतलब कौन कौन सी ऐसी सिक्योरिटीज हैं जो कि डिपॉजिटरी को डील करती हैं। अब एक सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी किसको कहते हैं, एनीबॉडी, एनी आइडिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी का मतलब क्या होता है? डिपॉजिटरी इट्स काइंड ऑफ लाइक, मतलब बैंक तो नहीं है, लेकिन डिपॉजिटरी का वही है, कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए होती है सर। जैसे सेंट्रल डिपॉजिटरी फॉर सिक्योरिटीज लिमिटेड है, सीडीएसएल है, एनडीएसएल है, और कई तरह की डिपॉजिटरी है सर। सॉरी, देखिए डिपॉजिटरी कुछ नहीं होता, एकदम बच्चों वाली चीज है, बहुत बच्चों वाली, क्योंकि हम लोग आप लोग डील नहीं करते, आप शेयर मार्केट से डील नहीं करते, मैं शेयर मार्केट से डील नहीं करता। जो लोग शेयर मार्केट से डील करते हैं, जिनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन है, उनको डिपॉजिटरी में कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो जैसे IRDA है इंश्योरेंस के मामले में, उसी तरीके से सेबी है शेयर मार्केट को कंट्रोल करने के लिए। तो हर एक डिपार्टमेंट बना हुआ है। सो डिपॉजिटरी का मतलब कुछ नहीं होता, डिपॉजिटरी एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन होता है जो सरकार के अंदर रजिस्टर्ड होता है। डिपॉजिटरी इज नथिंग बट इट इज वन काइंड ऑफ रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन। डिपॉजिटरी क्या होता है, तो लिख सकते हैं आप यहां पर डिपॉजिटरी। पहले ये जानिए क्या है, टर्मिनोलॉजी में ही तो फंस जाते हैं। डिपॉजिटरी इज नथिंग बट इट इज ए रजिस्टर्ड organization which helps an investor to buy or sell securities। फॉर एग्जाम्पल के लिए सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ, शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सब कंपनी लॉ का मामला है, कॉर्पोरेट लॉ का मामला, तो हम लोग कम पढ़ते हैं ना इसको जरा, इसलिए आइडिया नहीं लगता है। शेयर्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ई फॉर्म का मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होता है। दिस इज बेसिकली अ डिपॉजिटरी, इतना ही समझिए डिपॉजिटरी के लिए। सर अभी जो पीछे सेक्शन में जो बोले थे कि आप डिपॉजिट्स के ऊपर 1% लगता है टैक्स बोल के, क्या सर, फिर से एक बार रिपीट करिए सर। प्रीवियस सेक्शन में जो बोले थे ना आप, डिबेंचर्स के ऊपर 1% टैक्स हमें भर देंगे बोल के, लेकिन अब ये डिपॉजिटरी इसमें डिबेंचर्स पे आ गए, बॉन्ड भी आ गए, क्या फर्क लग रहा है इसमें? सेक्शन प्रीवियस सेक्शन फर्क और ये में आ रहे हैं, सेक्शन बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल बताएंगे फर्क क्या है। देखिए
क्या फर्क है? पहले वहां पर जो हम लोग अभी बात कर रहे थे सेक्शन 8 में, ये लोन रेज करने के लिए है। ये वाला फर्स्ट जो ओपनिंग लाइन है इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, इसको पहले क्लियर पकड़ लेना है। देखिए यहाँ फर्स्ट ओपनिंग लाइन में ही मेंशन है, मैं कलर करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर पहले ही कहा कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस एक्ट, यहाँ पर कॉमा है। इसका मतलब है कि पूरे स्टाम्प एक्ट के अंदर, पूरे स्टाम्प एक्ट को टारगेट करके कह रहा है सेक्शन 8 का ओपनिंग लाइन कि पूरे स्टाम्प एक्ट में तुमने कुछ भी कहा है, कहीं कुछ भी लिखा हुआ है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वी हैव नो कंसर्न, वी हैव नो कंसर्न कि पूरे स्टाम्प एक्ट में क्या कहा गया है। सीधा आगे कहता है एनी लोकल अथॉरिटी, आगे क्या है, रेजिंग अ लोन अंडर द प्रोविजंस ऑफ द लोकल अथॉरिटीज लोन एक्ट। क्या बोल रहा है? एनी लोकल अथॉरिटी, मतलब कोई लोकल अथॉरिटी है जो कि लोन रेज कर सकती है, लोन दे सकती है, ले सकती है, लोन रेज कर सकती है। लोन वो जो, देखिए सीधी सी बात है, जो लोकल अथॉरिटी है जो लोन रेज कर रही है, उसको रेज करने का अधिकार कहां से है? नियम कानून क्या है, लॉ क्या है? लोकल अथॉरिटीज लोन एक्ट 1879, लोकल अथॉरिटीज लोन्स एक्ट 1879 के कानून की वजह से, उस लॉ की वजह से लोकल अथॉरिटी लोन रेज कर सकती है। या एक तो ये कानून है नंबर 1। नंबर 2 खुद कहता है एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, या कोई दूसरा भी कानून हो सकता है जो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया होगा, या कोई दूसरा कानून हो सकता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाद में बनाया होगा। 1879 तो अंग्रेजों के टाइम का है, उसके बाद कोई दूसरा तीसरा चौथा कानून होगा जिसको कि बाद में बनाया गया होगा। तो उस लॉ के तहत अगर कोई लोकल अथॉरिटी लोन रेज करती है तो, सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? लोन रेज करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोन रेज करना? लोन रेजिंग का मतलब क्या होता है, इतना बस क्लियर करिए। लोन रेजिंग का लोकल अथॉरिटी से, हाँ हाँ क्या बोल रहे हैं? व्हाट इज मीन बाय लोकल अथॉरिटीज से? लोकल अथॉरिटीज का, हाँ अच्छा चलिए बताइए पहले आप। हाँ पहले लोकल अथॉरिटीज मींस इज इट कंसर्न्ड विद स्टेट गवर्नमेंट सर? नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट, मोस्टली स्टेट गवर्नमेंट। लोकल अथॉरिटी वो अथॉरिटी होती है जिस पर स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल हो सकता है। कोई भी ऐसा अथॉरिटी जो आपको लोन प्रोवाइड कर सकती है, उसको हम यहाँ पर कह रहे हैं लोकल अथॉरिटी जो लोन प्रोवाइड कर रही है। आर्टिकल 12 में जो आती है सर वही है ना सर ये? हाँ लोकल अथॉरिटी आप इसको बोल सकते हैं। 12 में नहीं, हाँ 12 में स्टेट के डेफिनेशन में, यस राइट 12 में। अथॉरिटी वहीं पर है, ठीक, स्टेट के डेफिनेशन में। लोकल अथॉरिटी का मतलब वही है जो सरकार के दायरे के अंदर आती है, स्टेट के डेफिनेशन के अंदर आती है, क्योंकि यहाँ लॉ की बात है, कोई प्राइवेट एंटिटी नहीं आती है। अगर प्राइवेट एंटिटी या प्राइवेट पर्सन है तो सरकार ने उसको अथॉरिटी दिया हुआ होना चाहिए, रिकॉग्नाइज किया हुआ होना चाहिए कि हाँ हम आपको अथॉरिटी देते हैं। जैसे आप लोग सुनने होंगे कि नॉर्मली रेलवे की जो टिकट्स होती हैं, वो तो एक रेलवे अपना टिकट काउंटर पर देता ही देता है, ऐप पर देता ही देता है, ऑनलाइन देता ही देता है, वो सब है। लेकिन रेलवे के टिकट काउंटर के अलावे भी अलग अलग काउंटर्स अलग अलग जगहों पर होते हैं, जिसमें रेलवे यानी आईआरसीटीसी जो है वो क्या करता है, किसी पर्टिकुलर एजेंसी को, पर्टिकुलर कंपनी को या किसी इंडिविजुअल पर्सन को अथॉरिटी देता है कि तुम जाके टिकट बेच सकते हो। उसमें कमीशन मिलता है उसको और उस कमीशन पे वो काम करता है। तो मतलब क्या, अथॉरिटी हैज बीन गिवन, इट मींस वन काइंड ऑफ लाइसेंस हैज बीन गिवन, राइट टू यूज है कि हाँ तुम जाकर के ऐसा कर सकते, तुम भी बेच सकते हो टिकट, मैं तो बेच ही रहा हूं तुम भी बेचो, वो माइंड उस सेंस में। तो यहाँ पर लोन रेज करने के मामले में, लोन रेज करना, ये लोन रेज करने का मतलब क्या होता है एनीबॉडी? यानी लोन रेज करने का मतलब क्या है? कलेक्ट करना, कलेक्ट करना। तो लोन रेज करने के लिए कोई भी लोकल अथॉरिटी होगी, और लोकल अथॉरिटी मतलब जो स्टेट की डेफिनेशन में आती है। स्टेट का मतलब जो मोटे तौर पर जिसको हम स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कंट्रोल मान सकते हैं,
वो यहाँ पर है लोकल अथॉरिटी। तो लोकल अथॉरिटी जो कि लोकल अथॉरिटीज लोन एक्ट के तहत लोन रेज कर रही होगी तो वो, या किसी भी दूसरे तीसरे कानून की वजह से लोन रेज कर रही हो वो, बाई कैसे करती है लोन रेज? लोन कैसे रेज करती है? तो बॉन्ड जारी करके। कैसे करती है? तो डिवेंचर्स जारी करके। कैसे करती है? तो सिक्योरिटीज जारी करके। अब यहाँ पर लगा दिया शेल, और शेल के बाद है कॉमा। क्या बोले? तो कहते इन रिस्पेक्ट ऑफ सच लोन, जो लोन बॉन्ड के जरिए दे रही है, जो लोन डिवेंचर्स के जरिए दे रही है, जो लोन वो सिक्योरिटी के जरिए दे रही है, उस लोन के ऊपर इन रिस्पेक्ट ऑफ सच लोन बी चार्जेबल विथ ए ड्यूटी ऑफ 1%। 1%। तो जो लोन दिया जा रहा है उस पर 1% यानी 1% टोटल अमाउंट ऑफ द बॉन्ड, ऑन द टोटल अमाउंट ऑफ द बॉन्ड, 1% टोटल अमाउंट ऑफ द बॉन्ड का चार्ज लगेगा। ये यहां पर क्लियर है। अभी सेक्शन 8 वाला पार्ट क्लियर कर लेना है। लोकल अथॉरिटी होगी, लोन रेज करेगी, लोन देने के लिए डिवेंचर्स के जरिए देगी, बॉन्ड के जरिए देगी या सिक्योरिटीज के जरिए देगी, टोटल अमाउंट ऑफ बॉन्ड पर 1% चार्ज। नाउ 8A पे आइए, अब कोई डाउट रखना ही नहीं है। नाउ सी यहां पर हम लोग बात कर रहे थे डिपॉजिट। ओके, देखिए डिपॉजिटरी के मामले में क्या हो सकता है वो देखिए। डिपॉजिटरी के मामले में बहुत क्लियर कहा है। डिपॉजिटरी होता क्या है? तो डिपॉजिटरी मैंने पहले बता दिया कि डिपॉजिटरी कुछ नहीं है। डिपॉजिटरी इज नथिंग बट इट इज वन काइंड ऑफ रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो कि हेल्प करता है एन इन्वेस्टर, इन्वेस्टर को हेल्प करता है। इन्वेस्टर मतलब जो इन्वेस्ट करेगा, टू बाई और सेल शेयर। तो जो बाई और सेल करता है शेयर। सो BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इज ए डिपॉजिटरी। NSE इज ए डिपॉजिटरी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE में कोई फर्क? एनीबॉडी कैन टेल मी द डिफरेंस? अब थोड़ा सा कमर्शियल नॉलेज होना चाहिए। ये दोनों तो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं सर। हाँ बिल्कुल। तो ये क्या करते हैं? सर ये डिपॉजिटरी, हाँ, डिपॉजिटरी तो सर सेंट्रल डिपॉजिटरी है और नेशनल डिपॉजिटरी दो है सर। CSDL, CDSL और NDSL है सर। हाँ जो बिल्कुल। सिक्योरिटीज की तो बोलिए बोलिए। तो ये एक्सचेंजेस है। BSE और NSE सर एक्सचेंजेस हैं दो। बिल्कुल ठीक। देखिए सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, वो 10% टोटल वैल्यू का होगा सर? ऑफ कोर्स टोटल वैल्यू कहीं होगा, आधा वैल्यू का थोड़ी होगा सर, टोटल वैल्यू कहीं होगा। हाँ, क्योंकि 1% उसका है सर वो। हाँ ऑब्वियसली टोटल वैल्यू का है तो स्टैम्प 10% भी उसी का रहेगा। जी सर, जी सर। नाउ अब इसीलिए मैंने BSE का नाम ले लिया, NSE का नाम लिया। तो अब ये क्या कर रहे हैं? ये एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि आप आओ अपनी कंपनी रजिस्टर करो, यानी कि यहाँ पर डालो, और उसके बाद क्या करो, ये पब्लिक कंपनी बन गई। जो कल तक प्राइवेट कंपनी थी, लिमिटेड कंपनी थी, अब ये पब्लिक कंपनी हो गई। अब इस कंपनी का शेयर जो है कोई भी पब्लिक परचेज कर सकती है। आप जितना शेयर मार्केट में छोड़ना चाहते हो उसके हिसाब से कंपनी यहाँ पर क्या करेगी, कंपनी का शेयर क्या होगा, पब्लिक के लिए अवेलेबल होगा। ये काम है BSE का देखना। दूसरा कि क्या कंपनी कोई फ्रॉड कंपनी है, फर्जरी कर रही है, चीटिंग कर रही है, उन सब चीजों पर कंट्रोल करना। तो BSE इज ऑल्सो ए रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन। नाउ अब BSE क्या करती है? कहती है कि भैया रजिस्टर कर लिया कंपनी को, आ गई कंपनी, तो अब क्या करो, अपना शेयर खरीदो और बेचो। तो NSE, मैंने पहले आप लोगों को शायद पता होगा, बहुत सिंपल एग्जांपल है। जैसे सब्जी मंडी है, तो सब्जी अगर मुझे खरीदनी है तो मैं कहीं भी रोड पर, फुटपाथ पर किसी ठेले वाले ने लगा रखी है सब्जी, तो मैं वहां से ले लूं, या आजादपुर मंडी जाऊं दिल्ली में, वहां से सब्जी ले लूं। मेरी सब्जी कहीं से भी ले सकता हूं, या कहीं किसी चौक चौराहे पे लगी है वहां से ले सकता हूं, तो मेरी मर्जी। तो शेयर मार्केट की मंडी है, शेयर मार्केट की सब्जी मंडी, यानी शेयर मार्केट की मंडी दो जगह है, NSE और BSE। मैं NSE में भी जाकर शेयर खरीद सकता हूं और BSE में शेयर खरीद सकता हूं। डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी कहां जाके लिस्ट होना चाहती है, कहां जाके लिस्ट होती है। कोई कंपनी, जैसे कोई माल होगा जो मैं ठेले पे लेके कहीं भी रोड चौक चौराहे पे बैठ जाऊंगा, कोई माल होगा जो सिर्फ और सिर्फ आजादपुर मंडी में ही मिलेगी। तो जो माल आजादपुर मंडी में ही मिलेगा या जो मंडी में ही मिलेगी, वो मंडी से ही जाके लेना पड़ेगा। जो बाहर है वो बाहर से लेना पड़ेगा। तो सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए यहाँ पर कि डिपॉजिटरी का मतलब क्या है। डिपॉजिटरी कुछ नहीं, एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि इन्वेस्टर्स को बाय और सेल करने में मदद करता है, शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड। तो जो शेयर खरीदना चाहते हैं, जो शेयर बेचना चाहते हैं, जो बॉन्ड खरीदना चाहते हैं, जो बॉन्ड बेचना चाहते हैं, उनको मदद करता है। सिंपल। अब ये देखिए, यहां तक तो समझ में आ गया। अब थोड़ा आराम से समझिए।
नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन दिस एक्ट। ये बात फिर से रिपीट हुई, मतलब पूरे स्टाम्प एक्ट में कहीं भी कुछ भी फिर से कहा गया होगा, उससे हमें फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। 8 में भी यही बात है और 8A में भी यही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, क्या किसी भी दूसरे लॉ में कोई कुछ भी है तब, छोड़ दीजिए। क्या बोल रहा है, एन इशूअर, इशूअर मतलब जो इशू कर रहा है, बाय द इशू ऑफ सिक्योरिटीज टू वन और मोर डिपॉजिटरीज shall in respect of such issue be chargeable with duty on the total amount of security issued by it and such security need not be stamped। यहाँ खुद ही सामने से सब कुछ कह दिया कि ऐसी सिक्योरिटी को स्टैंप करने की जरूरत नहीं है। कब जरूरत नहीं है, वो यहाँ पर कंडीशन डाल दी। क्या बोल रहा है, बी चार्जेबल विथ ड्यूटी ऑन द टोटल अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी इशूड बाय इट, और अगर जो ऐसी सिक्योरिटी इशू की गई है तो इस सिक्योरिटी पर कोई भी स्टैंप लगाने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर खुद ही कह रहा है सिक्योरिटीज डिल्ट इन डिपॉजिटरी, यानी उस रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर की शेयर का सेल और परचेज होता है, बाई और सेल होता है, वहां पर उस रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटीज को अगर हम डील करेंगे तो वहां पर किस किस मामले में स्टैंप ड्यूटी नहीं लगाने की जरूरत है। सो नॉट लाइबल टू स्टैंप ड्यूटी। तो अगर आपका पेशा, अगर आपका बिजनेस, अगर आपका काम शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है तो आपको ये जानना चाहिए। अगर आप शेयर में डील करते हैं तो आपको बिल्कुल जानना चाहिए, अगर आप शेयर में डील नहीं करते हैं तो फिर आपके काम की चीज ज्यादा ये नहीं। तो क्वेश्चन के लिए अगर एग्जाम में पूछा जाए तो एग्जाम में से आप 2-3 चीजें यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। एग्जाम में नॉर्मली एक ही चीज यहाँ पर पूछी जाती है, दैट इज व्हाट, डिपॉजिटरी। तो डिपॉजिटरी के केस में कब कहां पर स्टैंप ड्यूटी नहीं लगती है, तो यहाँ पर सबसे पहले कहा नहीं लगती है। नंबर बी में भी नहीं लगेगी, सी में भी नहीं लगेगी। बी में क्या करा, बेयर द इशूअर इशूज सर्टिफिकेट ऑफ सिक्योरिटी अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 14, छोड़ दीजिए, ऑन सच सर्टिफिकेट ड्यूटी शैल बी पेबल एज इज पेबल ऑन द इशू ऑफ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट अंडर दिस एक्ट। तो यहां पर एक स्पेशल एक्ट का जिक्र किया गया है, डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। आराम से समझना, थोड़ा स्लो मोड में, क्योंकि अगर ये कभी कभी कोई जो नया शब्द होता है वो बाउंस कर सकता है नए टर्म में, नए सब्जेक्ट में। तो पहले सिर्फ समझना है, ध्यान से सिर्फ सुनना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाँ आपको कहाँ कहाँ स्टैंप ड्यूटी लगानी है, कहाँ कहाँ नहीं लगानी है। तो पहला आंसर तो हम आंख बंद करके क्या दे देते हैं, कह देते हैं कि भाई जो जैसे जहां पर कहा गया है शेड्यूल 1 के अंदर उसी के हिसाब से स्टैंप ड्यूटी लगानी है, अदरवाइज नहीं लगानी है। बिल्कुल सही और परफेक्ट आंसर है। इसके बाद क्या किया है, इसके बाद स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस को पुट कर दिया है। जैसे सिक्योरिटीज के मामले में कहां पर लगाना है, कहां पर नहीं लगाना है, बॉन्ड के मामले में कहां पर लगाना है, नहीं लगाना है, ये अब क्या है, स्पेसिफिक कंडीशन है। तो सेक्शन 8 में भी वही बात है, सेक्शन 8A में भी वही पॉइंट है। तो वहां डिपॉजिटरी के केस में कह रहा है कि 1% लगाना है, यहां पर कहता है नहीं लगाना। तो नहीं क्यों लगाना है, क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं क्यों लगाना, तो नहीं का आंसर यहां पर है, बाय द इशू ऑफ सिक्योरिटीज टू वन और मोर डिपॉजिटरी। सो इश्योर है जो क्या कर रहा है, सिक्योरिटीज इशू कर रहा है। इश्योर क्या कर रहा है, सिक्योरिटीज जारी कर रहा है, और किसको दे रहा है, एक या एक से अधिक डिपॉजिटरी इसको दे रहा है। अब यहां पर लग गया शैल, इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इशू, जो इशू जारी किया गया इश्योर की तरफ से, उसके लिए कह रहा बी चार्जेबल विथ ड्यूटी, विथ ड्यूटी, इसके ऊपर ड्यूटी लगेगी, यहां पर ड्यूटी लगेगी, ड्यूटी लगेगी। तो ड्यूटी कितनी लगेगी, ऑन द टोटल अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी का टोटल अमाउंट होगा उसके ऊपर ड्यूटी लगेगी, इशूड बाय इट। अब कितना लगेगा, क्या लगेगा, वो वाला पार्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग है, कितना लगेगा तो मेंशन किया है शेड्यूल के अंदर, कितना लगेगा, दिस इज द पॉइंट। अब यहां पर देखिए बी नंबर क्लॉज में कह रहा है कि नहीं देना पड़ेगा। सो यहां पर क्लियर है, एनी सच सर्टिफिकेट ड्यूटी शैल बी पेएबल एज इज पेएबल। तो यहां पर कह रहा है कि
सच सर्टिफिकेट ड्यूटी शैल बी पेएबल, यहां पर देना पड़ेगा, यहां पर नहीं देना पड़ेगा, यहां पर देना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट, यहां पर देखिए सी, अगर इसका हम ट्रांसफर करते हैं किनका, सिक्योरिटीज का, रजिस्टर्ड ओनरशिप ऑफ सिक्योरिटीज फ्रॉम वन पर्सन टू ए डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी टू ए बेनिफिशियल ओनर, तो उस केस में क्या होगा, देखिए सीधा आंसर मैं आपको दे रहा हूं, शैल नॉट बी लाइबल टू ड्यूटी अंडर दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिग इन फोर्स। मतलब क्या है, जो सिक्योरिटीज है उसका अगर रजिस्टर्ड ओनर से अगर डिपॉजिटरी फॉर्म को जाता है या डिपॉजिटरी से किसी पर्सन के पास जाता है तो उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी नहीं लगेगी। उसी तरीके से बेनिफिशियल ओनरशिप ऑफ सिक्योरिटीज अगर वो डिपॉजिटरी को ही सिर्फ देता है तो उस केस में भी नहीं लगेगी। और तीसरा और आखिरी कहा है बेनिफिशियल ओनरशिप ऑफ यूनिट्स जो कि म्यूचुअल फंड के फॉर्म में हो, इंक्लूडिंग यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई, जो कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट 1963 से बना है, उसके केस में भी एप्लीकेबल नहीं होगी। सो इन मामलों में शैल नॉट बी लाइबल टू ड्यूटी, इसमें ड्यूटी नहीं लगेगी, इसमें ड्यूटी नहीं लगेगी, इसमें ड्यूटी लगेगी। डिपॉजिटरी के केस में मामला सीधा है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हाँ जी बोलिए सर, सिक्योरिटीज का मीनिंग क्या है सर प्लीज? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म सिक्योरिटी? हाँ भाई, कोई बता सकते हैं सिक्योरिटीज किसको कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज सिक्योरिटी? सिक्योरिटीज इंक्लूड स्टॉक्स, डिवेंचर्स, डेरिवेटिव्स, ये सब सिक्योरिटीज में आते हैं सर। बॉन्ड्स। ओके, देन व्हाट अबाउट डिपॉजिटरीज? डिपॉजिटरी तो ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन है, सही करेक्ट है, सही। डिपॉजिटरी तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर ये सारे कांड हो रहे हैं। आप ऐसे समझिए कि वो वहां पे जाके स्टोर हो जाता है वो। हाँ, जैसे आप यूं समझिए कि एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज है, कॉलेज के अंदर अलग अलग कोर्सेज चल रहे हैं, उस तरीके से। तो डिपॉजिटरी जस्ट लाइक यूनिवर्सिटी और यू कैन से कॉलेज, तो एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो गया हमारा डिपॉजिटरी। उसके अंदर हमें क्या करना है, सेल परचेज करना है। तो कॉलेज के अंदर मेरे को लॉ का डिग्री लेना है तो मैं एडमिशन लेने जाऊंगा, बदले में यूनिवर्सिटी क्या करेगी, मेरे को डिग्री देगी, तो मैं पैसे दूंगा वो डिग्री देगी, मैं पैसे दूंगा वो डिग्री देगी। तो मैं पैसे दूंगा, मैं शेयर खरीदूंगा, वो शेयर देंगे, मैं शेयर दूंगा तो वो पैसे देंगे, यही तो होता है। अगर मेरे पास पैसे हैं, मैं डिपॉजिटरी में पैसे दूंगा, वहां से शेयर मुझे मिल जाएगा किसी भी कंपनी का। अगर मैं बेचना चाहता हूं तो मैं शेयर दूंगा, बदले में वो पैसे देंगे, सिंपल। और कोई डाउट टिल नाउ? सर एनएससी बीएससी सर ऐसे होता होगा ना, एनएससी बीएससी पे तो जैसे मार्केट है वहां पे ट्रेडिंग होती है और डिपॉजिट जाके डिपॉजिटरी में हो जाते हैं सर। वो बिल्कुल, वो उनको उसके लिए प्रिस्क्राइब्ड फीस लेते हैं और उनको प्रिजर्व करके अपने पास रखते हैं जब तक बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। ये ऐसे देखिए जैसे मैंने बताया ना कि सब्जी मंडी होती है, एक सिंपल सा फंडा समझिए। देखिए एक एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ, एक वेजिटेबल मार्केट समझिए, एकदम आसान, सब्जी मंडी। अब इसमें मंडी मैंने बोला तो यहाँ पर क्या होगा, हर तरह की सब्जियां मिलेंगी आपको, हर तरह का वेजिटेबल मिलेगा, जो लेना है आप ले सकते हैं। आप आलू ले सकते हैं, अनियन ले सकते हैं, जो भी प्याज वगैरह जो कुछ लेना है लीजिए। तो ये आपकी सब्जी मंडी है। उसी तरह अब यहाँ पर कोई बंदा बाहर से आ रहा है, उसको आलू परचेज करना है, तो आके आलू परचेज करके चला गया, घरेलू आदमी है, डोमेस्टिक यूजर है। लेकिन एक किसान है, तो किसान आके अपना आलू का फसल यहाँ बेचेगा, तो वो यहाँ पर बेच सकता है। तो यहाँ पर क्या है, किसान आके बेचे तो वो मंडी में बेच रहा है, बायर अगर चाहे तो यहाँ से लेके जा सकता है, ये एक ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है कि अब आलू अगर यहाँ पर आकर के सपोज कीजिए बेच रहा है, तो इसकी आलू की स्टोरेज कहाँ होगी? आलू सड़ने वाला सामान है, हो सकता है कि 6 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में सड़ जाएगा, तो उसके लिए अलग से स्टोरेज होता है जिसको हम बोलते हैं कोल्ड स्टोरेज, यानी कोल्ड स्टोर में डाल दिया। तो आलू बेचने वाला तो यहाँ बेच दिया और कोल्ड स्टोर में चला गया। अब क्या होगा कि इसका चार्ज लगता है कि हाँ भैया तुम अपना आलू यहाँ रखोगे तो तुम्हें इसका चार्ज देना पड़ेगा कोल्ड स्टोरेज का। दिस इज द थिंग यहाँ पर है। तो सिमिलरली अगर मुझे शेयर बेचना है और शेयर खरीदना है, तो मेरे पास शेयर बेचना है तो मैं इस मंडी में आऊंगा, किसी को शेयर खरीदना है तो मंडी में आएगा, वो है हमारा एनएससी और बीएससी। वहां हर एक कंपनी जो लिस्टेड होती है एनएससी में या बीएससी में,
वो क्या करती हैं, शेयर का ट्रेडिंग करती हैं। अब वो शेयर ट्रेड हो गया, अब वहां खरीद बिक्री शेयर की होनी शुरू हो गई। अब मान लीजिए कि शेयर 100 शेयर बेच दिए रिलायंस के, 100 शेयर बेच दिए एयरटेल के, 100 शेयर बेच दिए पेटीएम के। तो वो जो शेयर बिक गए, वो शेयर गए कहाँ? बेचने के बाद कहीं तो जाके स्टोर होंगे ना। तो स्टोर जहां पर होते हैं उसको यहां पर इन्होंने कह दिया है कोल्ड स्टोरेज, सिंपल लैंग्वेज में। तो स्टोरेज के लिए एक जगह रख दी है। उसके बाद क्या होता है, वही स्टोरेज से निकल करके जो इंडिविजुअल पर्सन होता है, जैसे मैंने परचेज किया है तो मुझे वहां से निकाल के दे दिया जाएगा। यानी कि कंपनी जो है कहेगी हाँ ठीक है, इसने 100 शेयर के पैसे पे करके रखे हैं, इसको भैया 100 शेयर के पैसे दे दो। अच्छा, इसको 100 शेयर दे दो या उसके पैसे दे दो अगर सेल किया तो। सिमिलरली यहाँ पर भी मैटर है। डिपॉजिटरी एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हम खरीद बिक्री कर रहे हैं, उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी लगेगा कि नहीं लगेगा, बस हमारा इतने में ही कंसर्न है। क्या लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा तो कब स्टैंप ड्यूटी लगेगा, अगर नहीं लगेगा स्टैंप ड्यूटी तो कब नहीं लगेगा, ये वाला पार्ट है। तो यहां पर बता दिया कि इस कंडीशन में नहीं लगेगा। अगर हम शेयर्स का ट्रांसफर करते हैं तो नहीं लगेगा। यहां पर कहता है कि नहीं लगेगा, टोटल अमाउंट में नहीं लगेगा, और यहां पर बी में कहते हैं कि लगेगा। बस इतनी सी बात है। तो अलग अलग सर्कमस्टांसेज हैं, अलग अलग सिनारियोज हैं, जिसके हिसाब से ये लगना है या नहीं लगना है। आगे चल सकते हैं। देखिए यहां पर आप जाएंगे तो अब यही पार्ट है। अब इसमें आपको देखिए सेबी का जिक्र होना शुरू हो गया, SEBI सेबी, ये सब जो है ना टर्म शुरू हो जाएंगे आने के लिए, ये सब उसी के टर्म है। अगर ये टर्म अगर आपको समझना है तो इस टर्म का मीनिंग यहां से जानना पड़ेगा। कॉर्पोराइजेशंस, डिम्यूचुअलाइजेशन स्कीम्स एंड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स नॉट लाइबल टू ड्यूटी, इस मामले में ड्यूटी नहीं लगता। तो अपने काम की चीज बस इतनी जान लीजिए, कॉर्पोराइजेशन और डिम्यूचुअलाइजेशन और बोथ ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, आ गया स्टॉक एक्सचेंज, इसमें हमारा ड्यूटी नहीं लगता है, स्टैंप ड्यूटी नहीं लगेगी, बात खत्म। काम की बात इतनी है कि ड्यूटी नहीं लगनी है। ओके, जहां लगनी है वो बता देना है, जहां नहीं लगनी है नहीं लगनी है, बात खत्म हो गई। उसी तरीके से देखिए निगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट्स नॉट लाइबल टू स्टैंप ड्यूटी। तो जहां पर निगोशिएबल, निगोशिएबल का मतलब ट्रांसफरेबल होता है, निगोशिएशन का मतलब, निगोशिएबल का मतलब निगोशिएबल नहीं कि मैं निगोशिएशन कर रहा हूँ, 1000 का माल 500 में दे दे भाई, 500 में मत दे, चल 700 में दे दे, वे कहना 700 ने 750, दिस इज नॉट, दिस इज कॉल्ड अ नेगोशिएशन। बट यहाँ पर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के केस में, सो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन दिस एक्ट, निगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट शैल नॉट बी लाइबल टू बी स्टैंप ड्यूटी। बस काम कितनी सी बात है कि निगोशिएबल वेयर हाउस जो होते हैं उसमें भी स्टैंप ड्यूटी नहीं लगता है, काम की बात यहीं तक है। उसी तरीके से यहां देखिए नॉट लाइबल टू स्टैंप ड्यूटी, तो जिनको एग्जाम लिखना है उनके लिए सवाल यहां पर बहुत क्रिस्टल क्लियर बन रहा है कि स्टैंप ड्यूटी कहां कहां नहीं लगेगी। तो जहां जहां नहीं लगेगी वो सेक्शन 8A, 8B, 8C, 8D में है, वो आपको लिख देना चाहिए। जहां जहां भी नहीं लगेगी वो इसके अंदर प्रोविजन है, जहां लगेगी उसके लिए अलग से प्रोविजन है। सो अग्रीमेंट और डॉक्यूमेंट फॉर असाइनमेंट ऑफ रिसीवेबल्स, उसमें भी नहीं लगी। इसमें भी क्या कह दिया, इसमें भी नहीं लगी। फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट, इतने सारे कानून है कि हम लोग परेशान हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते, जिंदगी छोटी हो जाएगी, सवाल ही नहीं है। फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट, अब ये क्या एक्ट है भाई, इज इट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट 2011। नाउ तो यहां पर सीधे सीधे पॉइंट एकदम दिमाग में क्लियर छाप लीजिए कि हम स्टाम्प एक्ट को डिस्कस करने आए हैं। तो स्टाम्प एक्ट में कहां पर स्टैंप ड्यूटी देनी है, कहां पर स्टैंप ड्यूटी नहीं देनी है, नंबर 1। नंबर 2, स्टैंप ड्यूटी कितनी देनी है, अगर स्टैंप ड्यूटी नहीं दी तो कितनी पेनाल्टी भरनी है। मेन कंसर्न स्टैंप एक्ट का इतना ही है और कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है स्टैंप एक्ट का लेना देना। अब आपको यही हर जगह मिलते रहेगा, जैसे इसको देखिए, यहां पर भी ध्यान से देखिए, आपको ये भी मिल जाएगा। लास्ट लाइन पकड़ लो आप, देखो क्या लिखा है, बस इतने से देखो, पहचान करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। नॉट लाइबल टू ड्यूटी, अब यहां से मैं सीधे आंख बंद करके बोल सकता हूं इसमें नहीं लगेगी। कब नहीं लगेगी, तो यहां पर अंदर पढ़ के देख सकते हैं कब नहीं लगेगी। तो यहां पर है देखिए, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट, अब छोड़ दीजिए,
कन्वर्जन ऑफ ए ब्रांच ऑफ ए बैंक, ये हम लोग को बिल्कुल नहीं लगता, इसलिए हम लोग इसको नहीं डिस्कस करेंगे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। कन्वर्जन ऑफ ए ब्रांच ऑफ ए बैंक इनटू होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ द बैंक, और ट्रांसफर ऑफ शेयर होल्डिंग ऑफ ए बैंक टू ए होल्डिंग कंपनी ऑफ द बैंक इन टर्म्स ऑफ स्कीम। मतलब क्या है, एक छोटा सा ब्रांच चलाया, कहीं से एक छोटा ब्रांच चल रहा है बैंक का, अब वो ब्रांच जो है बड़े बैंक में ही खुद ही कन्वर्ट हो रहा है, मर्जर हो रहा है उस तरीके का, तो वहां पर हमको नहीं देना है, वहां पर हमारे को स्टाम्प नहीं देना है। ये तो क्यों देगा भाई, गवर्नमेंट का मामला है, उसमें क्यों देगा, तो वही यहाँ पर देखिए मेंशन है। बैंकिंग कंपनी का मतलब होता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से, कॉरस्पॉन्डिंग न्यू बैंक का मतलब होता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट से है, सब्सिडरी बैंक का मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट से है, सब्सिडरीज बैंक एक्ट, रीजनल रूरल बैंक का मतलब रीजनल रूरल बैंक एक्ट से है, कोऑपरेटिव बैंक का मतलब है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का मतलब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से है। तो यहाँ पर वो प्रोविजन अलग से दिया है, तो इसमें कहीं खोने की जरूरत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, सीधा ये हम लोगों को अपने जो एक कॉमन मैन है उसको नहीं लग रहा है, ठीक है, ये एक सरकार का काम है, उस लेवल की चीज है। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए, इसमें लास्ट में देखिए नॉट लाइबल टू स्टैंप ड्यूटी, इतने से तो पहचान हो जाएगी आपकी। अग्रीमेंट और डॉक्यूमेंट फॉर ट्रांसफर और असाइनमेंट ऑफ राइट्स और इंटरेस्ट इन फाइनेंशियल एसेट्स, इसमें भी हमें नहीं देना है। मतलब अग्रीमेंट करें या डॉक्यूमेंट बनवाएं, अग्रीमेंट बिना डॉक्यूमेंट का तो होगा नहीं, और डॉक्यूमेंट फॉर ट्रांसफर और असाइनमेंट ऑफ राइट्स और इंटरेस्ट इन फाइनेंशियल एसेट्स, ये भी स्टैंप ड्यूटी के लिए नहीं बने, इस पे भी स्टैंप ड्यूटी नहीं लगती है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है, देखिए एनी अग्रीमेंट मैं आपको सिर्फ मार्क करके बता रहा हूं, इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। एनी अग्रीमेंट और अदर डॉक्यूमेंट फॉर ट्रांसफर और असाइनमेंट ऑफ राइट्स और इंटरेस्ट इन फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब ना तो हम फाइनेंशियल बैंक हैं ना तो हम इंस्टीट्यूशन हैं, इसलिए मैंने आपसे क्लियर कट कहा कि ये हमें नहीं लगने वाला। वी आर नॉट ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जैसे इंस्टीट्यूशन जैसे है कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, उनको ये सब प्रोविजन लग रहा है, उनको देखना है कि हमें कहाँ कहाँ स्टाम्प ड्यूटी देनी है, कहाँ कहाँ स्टाम्प ड्यूटी नहीं देनी है। वो चाहे तो चोरी करें, भाई हम यहाँ पर स्टाम्प ड्यूटी नहीं दे रहे, तो स्टाम्प ड्यूटी कहाँ देना नहीं देना उनके लिए ये सब, जो भी आरबीआई के रूल्स में है या जो बैंक ओपन हो रही है क्लोज हो रही है उनके मामले के लिए, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पर स्किप करते हैं, इसलिए एडिशनल इंफॉर्मेशन है ये। सेक्शन 8A B C D E F ये सब बाद में ऐड किया गया है। देखिए यहाँ पर आपको देखिए फुट नोट नंबर 2 है, फुट नोट नंबर 2 क्या लिखा है, इंसर्टेड बाई 2016, ये सब बाद में ऐड किया गया है। फर्स्ट शेड्यूल में भी ऐड किया गया है 2016। ओके, नाउ लेट्स सी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए इसमें आपका आता है पावर टू रिड्यूस रेमिट और कंपाउंड ड्यूटीज, ये काम की चीज है, इसको जानना चाहिए किसके पास पावर है। मान लीजिए सरकार कहती है कि स्टैंप ड्यूटी भैया 5% लेंगे, तो 5% से मैं कहता हूं नहीं जी मेरे को तो 2% ले लो, कम कर दो। बार्गेनिंग कर सकते हैं क्या? सरकार के साथ कोई बार्गेनिंग कर पाया है आज तक? करता ही नहीं और कर सकता भी नहीं। आप कभी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो और आप बोली कि जो फीस 3 लाख है जो इसको कम कर दो सर, 3 लाख की फीस को 2 लाख कर दो, कहेगा भैया जिस दिन 3 लाख होगा उस दिन आ जाना। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में लोग खूब बार्गेनिंग करते हैं, कॉलेज में नहीं। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जैसे कोचिंग्स हो गए, क्लासरूम्स हो गए, उसमें हम लोग बार्गेनिंग करते हैं, सर मेरी तो कंडीशन बहुत खराब है, मैं तो पैसे नहीं दे सकता। ये बात आप जाके बोलिए वहां IIT में बोलिए, एम्स में बोलिए, किसी मेडिकल कॉलेज में बोलिए, किसी लॉ कॉलेज में बोलिए, बोलेगा ठीक है बेटा जहां से पैसे लेने हैं लेके आओ, लोन लेके आओ, जो करना है करो, मैं मेरे घर से तो दूंगा नहीं तेरे को एडमिशन, सीधा भगा देंगे आपको, क्योंकि एक माइंडसेट है। अब पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए किसी को कम करवाना है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, पैसा कम करवाना है, इज देयर एनी चांस, इज देयर एनी ऑप्शन? यस, ऑप्शन है। तो उसी तरीके से यहां पर भी स्टैंप ड्यूटी को कम करने का ऑप्शन है, लेकिन कौन करेगा? तो आंसर आपके सामने है, द गवर्नमेंट में बाई रूल और ऑर्डर। तो ऑर्डर तो मैं शुरू से कह रहा हूं, सो गवर्नमेंट जो है ऑर्डर के जरिए, जो कि ऑफिशियल गैजेट में छपेगा, इसलिए मैंने गैजेट भी आपको शो कर दिया,
जब कभी भी गैजेट हो तो गैजेट ढूंढ लीजिए, आप अपने ऑनलाइन पे जाइए और गैजेट ढूंढ सकते हैं बड़े मजे से। अगर आप नहीं परचेज करना चाहते हैं, आपको एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट रहना है, तो चुपचाप गैजेट दिखा कीजिए एवरीडे, सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। सो कौन कर सकता है? तो यहाँ पर क्लियर है, गवर्नमेंट कर सकती है। हु हैज द पावर टू रिड्यूस रेमिट और कंपाउंड ड्यूटीज? द गवर्नमेंट हैज द पावर टू रिड्यूस रेमिट और कंपाउंड द ड्यूटीज। कैसे करेगी? बाई रूल कर सकती है। और कैसे? बाई ऑर्डर, जो छपेगा कहाँ? पब्लिश का ऑफिशियल गैजेट में। सो रिड्यूस और रेमिट वेदर प्रोस्पेक्टिवली और रेट्रोस्पेक्टिवली, अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है, प्रोस्पेक्टिवली आगे से, रेट्रोस्पेक्टिवली पीछे से, इन द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरीज अंडर इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, द ड्यूटीज विथ विच एनी इंस्ट्रूमेंट और एनी पर्टिकुलर क्लास ऑफ इंस्ट्रूमेंट सो एंड सो जो भी है, उसको कम करने का पावर किसको है? सिंपल जानिए, गवर्नमेंट को है। नंबर बी, provide for the composition or consolidation of duties, policies of insurance, and in the case of issues by any incorporated company or other body corporate, इस मामले में भी किसके पास है? सरकार के पास ही है। यानी अलग अलग मामले बता रहा है। ये बता रहा है कि प्रोवाइड फॉर द कंपोजिशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ड्यूटीज, यानी कि जहां पर हम ड्यूटी यानी टैक्स, जहां पर ड्यूटी टैक्स का कंपोजिशन करना है, जहां पर ड्यूटी और टैक्स का कंसोलिडेशन करना है, इन केस ऑफ इश्यूज बाय एनी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, इन केस ऑफ एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, उसके मामले में अगर करना है तो वो भी कौन करेगा? सरकार ही करेगी। सो सरकार का मतलब क्या है? यहां देखिए बताया, द गवर्नमेंट मीन्स स्टैंप ड्यूटी के मामले में, बिल ऑफ एक्सचेंज के मामले में, चेक के मामले में, प्रोमिसरी नोट के मामले में, बिल ऑफ लेडिंग के मामले में, लेटर्स ऑफ क्रेडिट के मामले में, पॉलिसीज ऑफ इंश्योरेंस के मामले में, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के मामले में, डिवेंचर्स, प्रॉक्सीज, रिसिप्ट्स के मामले में, and in relation to any other stamp duty chargeable under this act and falling within entry number 96 list 1 in the 7th schedule of the constitution except so and so। गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहां पर आप सीधा लिख दीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन आपको ये पॉइंट अगर लिखे तो अच्छी बात है। तो स्टैंप ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए स्टैंप ड्यूटी कम करवानी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। चेक के मामले में स्टैंप ड्यूटी कम करवानी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कम करेगी। प्रोमिसरी नोट के मामले में कम करना है, कंसोलिडेशन करना है, कंपोजिशन करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। बिल ऑफ लेडिंग, लेटर्स ऑफ क्रेडिट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सब सेंट्रल गवर्नमेंट। एक काम नहीं करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, वो यहां पर है, एक्सेप्ट द सब्जेक्ट मैटर्स रेफर्ड टू इन क्लॉज बी, ये एग्जाम के लिए है, बी इन सब सेक्शन 1। तो यहां पर क्लियर कर दिया है, सब्जेक्ट मैटर्स रेफर्ड टू इन क्लॉज बी, यहां पर जो मेंशन है ऑफ सब सेक्शन 1। तो ये रहा आपका सब सेक्शन 1, ये रहा सब सेक्शन 1। इसके क्लॉज बी में जिसका जिक्र किया है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर नहीं है, बाकी सब मामलों में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है, वो रिड्यूस कर सकती है, कम कर सकती है, सारे मामले में कम कर सकती है और किसी में नहीं। तो आपको सबसे पहला जो पार्ट जो यहाँ पर मैंने डिस्कस कर दिया, जो फर्स्ट पार्ट जो डिस्कस किया, इसमें आपको क्या था मैंने पहले ही बता दिया। आप इसमें कुछ भी नहीं बड़ा छोटा दिमाग लगाना, बहुत सिंपल सी बात याद रखनी है। स्टैंप ड्यूटी का मतलब क्या होता है, स्टैंप ड्यूटी कहाँ कहाँ किस किस इंस्ट्रूमेंट पर लगेगा, कितने पैसे का लगेगा, अगर नहीं लगाया तो क्या होगा, कम पैसे का लगाया तो क्या होगा, कम कराना है तब कहां से होगा, कौन करेगा, यही तो इसमें कहा गया है। किसको देना है किसको नहीं देना है स्टैंप ड्यूटी, ये बताया है, क्लियर सा पॉइंट है। तो यहाँ पर था कम करने की बात, तो ये देखिए यहाँ पर आ गया। अब सेक्शन 10 देखिए, सब पहले से ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सो सेक्शन 10 में क्या कहता है, यहाँ पर ड्यूटीज हाउ टू बी पेड, कैसे पे करना है। भैया टैक्स जो हो कैसे पे करेंगे, तो टैक्स पे करने का तरीका क्या है, मोड क्या है। तो आपने सुना होगा अब्दुल करीम तेलगी का नाम, अब्दुल करीम तेलगी महाराष्ट्र का बंदा था, बहुत बड़ा ये माफिया था, स्टैंप वाला, स्टैंप वेंडर का माफिया था। तो कैसे होता है ये सब काम,
अब सरकार अपने प्रिंटिंग प्रेस से, तो सरकार का अपना प्रिंटिंग प्रेस होता है, उसमें 1000 रुपए का, 5000 रुपए का, 1 लाख का, 50,000 का, जैसा भी हो, 10,000 का, सरकार क्या करती है, स्टाम्प की प्रिंटिंग करती है और वो बाहर मार्केट में आता है कि लो भैया 10,000 रुपए का ये स्टाम्प ड्यूटी है, 50,000 रुपए की ये स्टाम्प ड्यूटी, स्टाम्प पेपर है। वो किसको मिला, स्टाम्प वेंडर को मिला। स्टाम्प वेंडर से कहां जाएगा, देखिए ऐसे समझिए, ये है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का अपना है प्रिंटिंग प्रेस। गवर्नमेंट अपने प्रिंटिंग प्रेस में क्या करती है, स्टाम्प की छपाई करती है। अब यहां से स्टाम्प कहां जाएगा, स्टाम्प वेंडर के पास। स्टाम्प वेंडर के पास से कहां जाएगा, पीपल के पास, लोगों के पास। सो नाउ द पॉइंट हियर इज, स्टाम्प से स्टाम्प छप करके आया, स्टाम्प वेंडर के पास गया, पीपल। मान लीजिए 10,000 रुपए का है, तो यहाँ पर 10,000 रुपया कोई बंदा देगा स्टाम्प वेंडर को और 10,000 रुपए का स्टाम्प बिकेगा। सरकार क्या करती है, स्टाम्प वेंडर को कमीशन देती है, ले बेटा बेच, तेरे को बेचना है तू बेच, स्टाम्प बेच। अब हमें क्या करना है, फ्लैट की रजिस्ट्रेशन करानी है तो स्टाम्प वेंडर से स्टाम्प खरीदो, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करानी है तो स्टाम्प वेंडर से स्टाम्प खरीदो, लीज देना है तो स्टाम्प वेंडर से स्टाम्प खरीदो। जितने की जरूरत है उतने की, तो कितने की जरूरत है वो बताएगा कौन, स्टाम्प एक्ट बताएगा। तो स्टाम्प वेंडर से क्या पता, हमने खरीद लिया, खरीदेंगे तो सरकार को हम पैसे दे रहे हैं, किसको, स्टाम्प वेंडर को। स्टाम्प वेंडर खरीदने के टाइम में किसको पैसे दे रहा है, ऑफिस को, जहां से बुला रहा है सरकार को। तो सरकार को रेवेन्यू हुआ कि नहीं, सरकार पैसे कमाई कि नहीं। सरकार ने कह दिया है फिक्स करके, देखो बेटा लीज का है मामला, मान लीजिए कि लीज का मामला 1000 रुपए के स्टाम्प पर होगा, तो 1000 रुपए का स्टाम्प आदमी खरीदेगा, कॉमन मैन, वेंडर से, वेंडर खरीदेगा सरकार से। तो मगर हर कोई लीज 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 है और सरकार ने कहा कि लीज के लिए जरूरी है, नहीं तो नहीं मानेंगे। तो जो भी लीज करेगा प्रॉपर्टी को हो जाएगा खरीदने के लिए, तो सरकार जितना 1000 का छाप के रखेगी सब लोग खरीदेंगे। और एक मजेदार चीज होता है प्रैक्टिकल में, स्टाम्प वेंडर बदमाशी करते हैं, शैतानी करते हैं, आप उससे झगड़ा नहीं कर सकते, उनका एक यूनियन होता है और ये सब चलता है। स्टाम्प वेंडर क्या करते हैं, मान लीजिए 1000 रुपए का स्टाम्प है तो 1000 रुपए ही आपको देने हैं, लेकिन वो क्या करेगा, 10 रुपए आपसे एक्स्ट्रा मांगेगा। हो सकता है कहीं पर 20 रुपए एक्स्ट्रा मांग ले, ही कैन डिमांड। पूरे हिंदुस्तान में हर जगह ही 10 रुपए एक्स्ट्रा मांग लेगा, 15 रुपए एक्स्ट्रा मांग लेगा। वो अपना कमीशन तो सरकार से ले रहा है, आपसे भी 10 रुपए एक्स्ट्रा लेगा और बोल के लेगा 10 रुपए। और वो एक नहीं लेगा, पूरे के पूरे स्टाम्प वेंडर ऐसा करते हैं। नॉर्मली आपको मिल जाएगा, झगड़ा करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि हाँ झगड़ा करना तो बड़े लेवल पे करिए, छोटे लेवल पे नहीं। उस वेंडर से लड़ने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसके जैसे सारे वेंडर भी वही कर रहे हैं जो वो कर रहा है। दिस इज द फैक्ट, ये रियल फैक्ट है, ये कड़वा सच है, यूनिवर्सल ट्रुथ भी है ये हिंदुस्तान के अंदर। बाकी देश में गया नहीं तो इसलिए मुझे पता नहीं, बट मैं इंडिया में कहीं भी जाऊंगा तो आपको ये चीज मिलेगा, नॉर्मली मिलेगा, सामान्य तौर पर। हाँ कहीं कमार अच्छे जो लोग होंगे तो 1000 का 1000 में देंगे, लेकिन आप कहेंगे 1000 का 10 रुपए एक्स्ट्रा क्यों दें, 100 रुपए एक्स्ट्रा क्यों दें, ऐसा। ओके, तो यही बेसिक चीज है। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ड्यूटीज हाउ टू बी पेड, तो सरकार जो छाप रही है उसी के जरिए तो ड्यूटी हम पे कर रहे हैं। सो एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, जहां पर इस एक्ट के अंदर कहीं भी कुछ भी एक्सप्रेसली मेंशन किया है उसको छोड़ दीजिए। ऑल ड्यूटीज विथ ऑल ड्यूटीज यानी सारे टैक्सेस, ऑल टैक्सेस with which any instrument are chargeable shall be paid and such payment shall be indicated on such instrument। कैसे, by means of stamps। कैसे पे करना है, तो ड्यूटीज हाउ टू बी पेड, तो आंसर आपके सामने है सर, ड्यूटीज हाउ टू बी पेड बाय मींस ऑफ स्टाम्प। सीधा तो फंडा है, ड्यूटीज हाउ टू बी पेड तो मींस ऑफ स्टाम्प, स्टाम्प के जरिए ड्यूटी पेड होती है। नाउ according to the provisions here in contained, जो provisions यहाँ पर दिए हैं, when no such provision is applicable as to the state government, तो जैसा डायरेक्शन होगा स्टेट गवर्नमेंट का उसके हिसाब से। the rules made under subsection 1 may among other matters regulate, अब ये अलग मामला है। सो कैसे पे करना है, तो स्टाम्प के जरिए पे करना है। स्टाम्प का मतलब क्या होता है, लोगो होता है, मार्क होता है, इंडोर्समेंट होता है, तो पहले ही बता दिया सेक्शन 2 सब सेक्शन 26, वहां पर ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड कि कैसे होता, क्या होता है स्टैम्प। नाउ सी, यहां पर देखिए
The rules made under subsection 1 may, among other matters, regulate in the case of each kind of instrument the description of stamps which may be used. कितने का स्टाम्प यूज होगा वो यहां पर मेंशन करना होता है. That is what it simply says. दूसरा, in the case of each of kind of instrument the description of stamp which may be used. दूसरा, in the case of instrument stamp with impressed stamp the number of stamps which may be used. Now in the case of, देखिए अब अलग अलग मामला है तो मैं थोड़ा सा इसको कलर चेंज कर दे रहा हूं, यहां से नहीं यहां से. सी देखिए स्टैंप कैसे पे होता है वो देखिए. इन द केस, कौन से केस में, ईच काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, किसी भी तरह का इंस्ट्रूमेंट हो. इंस्ट्रूमेंट तो आपको समझ में आ रहा है, गिफ्ट डीड, लीज डीड, रेंट एग्रीमेंट, दिस दैट सब मामले. सो ईच काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टैंप विच में बी यूज्ड. तो स्टैंप का डिस्क्रिप्शन मेंशन रहता है कि 100 रुपए का स्टैंप लगाना है कि 150 का लगाना है कि 50,000 का लगाना है, वो इस्तेमाल करिए. इन द केस ऑफ इंस्ट्रूमेंट स्टैम्प्ड, जो ऑलरेडी स्टैम्प्ड होता है, कैसे, इम्प्रेस्ड स्टैंप के जरिए, तो नंबर ऑफ स्टैंप, तो शायद मैं आपको इसे शो कर देता हूं, एक सेकंड होल्ड कीजिए, मैं आपको शो करता हूं. ये रहा आपका, आपको एकदम क्लियर, आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा स्टैंप की कहानी. ये अपना जो है स्टैंप ड्यूटी, देखिए मैं आपको शो कर रहा हूं, बड़े मजे से चुटकियों में समझ में आ जाएगा. ये देखिए, ये 100 रुपीज लिखा हुआ है. अभी हम लोगों ने क्या कहा, यहाँ प्रोविजन में क्या कह रहा है, प्रोविजन को जरा मिलाइए यहाँ से. इन द केस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स स्टैम्प्ड विथ द इम्प्रेस्ड स्टैम्प, वो मामले जिसमें कि इंस्ट्रूमेंट स्टैम्प्ड है, इम्प्रेस्ड स्टैम्प है, तो नंबर ऑफ स्टैम्प लगाना है. अब मान लीजिए कि यहाँ पर नंबर ऑफ स्टैम्प, अगर 1000 रुपए का स्टैंप लगाना है तो हो सकता है 1000 रुपए का एक ही स्टैंप आ जाए, या 100 के हम 10 लगा देंगे. तो स्टैंप ड्यूटी देखिए, स्टैंप ड्यूटी 100 रुपए. अब ये हो गया, ये क्या है, इम्प्रेस्ड है, छपा हुआ है, ऑलरेडी खुदा हुआ है, उगैरा हुआ है, दिस इज स्टैंप ड्यूटी. तो 1000 रुपए का होगा तो 1000 का लगा देंगे, 100 का है तो 100 का 10 लेना पड़ेगा. अगर मान लीजिए 1000 रुपए का स्टैंप ड्यूटी लगानी है तो 100 रुपए वाला ऐसे ऐसे 10 स्टैंप खरीदने पड़ेंगे तब मिलेगा. तो ये पार्ट यहाँ पर वही क्लियर कर रहा है आपको. इन केस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स स्टैम्प्ड विथ इम्प्रेस्ड स्टैम्प द नंबर ऑफ स्टैम्प्स विच मे बी यूज्ड, जितना भी इस्तेमाल करना है उतना. आगे देखिए, इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज के मामले में, इसके अलावा कहता है प्रोमिसरी नोट्स के मामले में, ये यहां से आता है. सो बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट के मामले में साइज ऑफ पेपर ऑन विच दे आर रिटन, किस तरह का पेपर का साइज होगा, वो साइज के हिसाब से लगता है सर. A3 है, A4 है, लीगल है, वट एवर इट में बी. ओके, अब इसके लिए किस साइज के पेपर पर कितने का स्टैंप लगेगा अगर मैटर प्रोमिसरी नोट का हुआ, तो बिल ऑफ एक्सचेंज के मामले में किस तरह का साइज का पेपर लगेगा, उस पे कितने का स्टैंप लगेगी, वो आपको लोकल लॉ से पता चल सकता है. अगर कोई होगा, जरूर होगा, ऐसा तो होगा कि नहीं होगा. कौन सी सरकार ऐसी है जिसको कि नहीं चाहिए टैक्स पैसा, सबको चाहिए. तो ड्यूटी कैसे पे होती है, इसका फंडा बड़ा क्लियर है. तो यहाँ आंसर है बाय मींस ऑफ स्टाम्प, बाय मींस ऑफ स्टाम्प, बाय मींस ऑफ स्टाम्प, बाय मींस ऑफ स्टाम्प, बाय मींस ऑफ स्टाम्प. और स्टाम्प कितना लगाना है वो यहाँ ABC में दिया है. ईच काइंड ऑफ स्टैम्प, तो स्टैम्प इस्तेमाल, किसी भी तरह का इंस्ट्रूमेंट होगा तो स्टैम्प लगाना है. अगर इम्प्रेस्ड स्टैंप है तो नंबर वाले हिसाब से लगाना है. बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट है तो पेपर के साइज पर लगाना है, किस पेपर पे लिखा गया उसके हिसाब से लगाना है. क्लियर, यही चीज देख करके लगाया जाता है. नाउ सी यूज ऑफ एडहेसिव स्टैंप. अब एडहेसिव स्टैंप का इस्तेमाल हम कब करते हैं, अब इसको भी जरा हम लोग देख लेते हैं. जस्ट अ सेकंड होल्ड करिए.
देखिए ये रहा आपका एडहेसिव स्टैम्प। यहाँ देखिए मैंने गूगल पे इसको टाइप करा एडहेसिव स्टैम्प्स, तो यहाँ पर ये शो कर रहा है एडहेसिव स्टैम्प। देखिए एडहेसिव स्पेशल, एडहेसिव स्पेशल, ये स्पेशल एडहेसिव। एडहेसिव का मतलब होता है चिकन जो जिसमें गम वगैरह लगा होता है नॉर्मली उसको चिपकाने के लिए रहता है, बस सिंपल समझिए ये एडहेसिव स्टैम्प है। आप इतना से आइडिया लगा लीजिए। ये तो स्टैंप ड्यूटी है, ये सब एडहेसिव है और फिजिकल स्टैंप है। देखिए क्या है, अब जरा प्रोविजन पे फोकस करिए क्या कहता है। द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स में बी स्टैम्प्ड विथ एडहेसिव स्टैम्प नेमली, क्या बोल रहा है, इंस्ट्रूमेंट्स चार्जेबल विथ ए ड्यूटी नॉट एक्सीडिंग 10 नए पैसे। तो अपने बेयर एक्ट में चेक कर लीजिए कि आपके बेयर एक्ट में भी 10 नए पैसा लिखा है क्या, आप चेक कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स चार्जेबल विथ ए ड्यूटी नॉट एक्सीडिंग 10 नए पैसे, यानी 10 नया पैसा, 10 पैसे से ज्यादा का इंस्ट्रूमेंट चार्जेबल नहीं होगा। तो उस केस में एक्सेप्ट पार्ट्स ऑफ विल ऑफ एक्सचेंज पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड एंड ड्रॉन इन सेट्स, उस तरीके से हम एडहेसिव स्टैंप लगाएंगे। उसी तरीके से बिल ऑफ एक्सचेंज के मामले में प्रोमिसरी नोट्स ड्रॉन और मेड आउट ऑफ इंडिया, उस तरीके से एंट्री एज एन एडवोकेट, वकील और अटॉर्नी और द रोल ऑफ ए हाई कोर्ट, नोटोरियल एक्ट्स, नोटेरियल एक्ट्स नोटरी वाला जो होता है। उसके अलावा ट्रांसफर बाय इंडोर्समेंट ऑफ शेयर्स इन एनी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी और अदर बॉडी कॉर्पोरेट, इन सब मामलों में हम क्या लगा सकते हैं, एडहेसिव स्टैंप लगा सकते हैं। सीधा समझिए, आपको वकील बनना है, बार काउंसिल में जाके एनरोलमेंट कराते हैं, एडहेसिव स्टैंप लगेगा। नोटरी का मामला है, एडहेसिव स्टैंप लगेगा, नोटरी के मामले में एडहेसिव स्टैंप लगेगा। एंडोर्समेंट ऑफ शेयर करते हैं तो उसमें भी आपको नोटरी का एडहेसिव स्टैंप लगेगा। अब कितने का लगेगा एडहेसिव स्टैंप, दिस इज द पॉइंट, कितने का एडहेसिव स्टैंप लगना चाहिए, तो वो मेंशन किया हुआ है सर वहां पर, उसको जाके देख लीजिए एडहेसिव स्टैंप कितने का लगेगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट। ओके, यहां तक जो मैंने बताया इसमें कोई दिक्कत है तो पहले ये बताइए, ऐसे भागते रहने से तो होना नहीं है। एनी डाउट टिल नाउ, कोई दिक्कत है तो बताइए। एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चले। ऑडिबल नॉट ऑडिबल, आवाज आ रही है नहीं आ रही है, सर जा सकते सर आप आगे। चलिए ओके। देखिए अब यहां पर अभी तक क्या समझ में आ रहा था, स्टैंप क्या है, नंबर 1, स्टैंप कहां पर लगाना है, नंबर 2, स्टैंप कहां नहीं लगाना है, नंबर 3, ये सबसे जरूरी। कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेज में स्टैंप कहां पर नहीं लगता है, कहां पर लगता है वो। इसके अलावे अभी हम लोगों ने देखा कि जो स्टैंप है वो कैसे पे होता है। उसके अलावा एक चीज और देखी कि स्टैंप कम करना है, स्टैंप ड्यूटी कम करना है तो कौन कम करेगा, किसके पास पावर है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, कुछ एक आध एक्सेप्शंस को छोड़ करके। उसके अलावा स्टैंप के अंदर एडहेसिव इंक्लूड है, इम्प्रेस्ड इंक्लूड है, तो एडहेसिव का कब इस्तेमाल होता है और इम्प्रेस्ड का कब इस्तेमाल होता है वो मेंशन कर दिया। अब यहाँ पर है एडहेसिव स्टैंप का कैंसिलेशन। ये कैंसिलेशन का चक्कर क्या है ये भी जरा देखिए, समझते हैं इसको भी। कैंसिलेशन ऑफ एडहेसिव स्टैंप, जस्ट अ सेकंड होल्ड कीजिए, एक सेकंड। देखिए आपको मैं एकदम लाइव दिखा देता हूं, आपको आइडिया मिल जाएगा। देखिए यहां देखिए, ये आप देख रहे होंगे कैंसिलेशन, तो कैंसिल्ड का मतलब क्या है और कैंसिलेशन करने की जरूरत क्या होती है, ये सब यहाँ पर देखिए लिख देते थे हाथ से पहले, बहुत में तो नहीं लिखा हुआ मिलेगा लेकिन कैंसिल। अच्छा, ये जब हम टिकट लगाते हैं ना, पोस्टल स्टैंप होता है, एडहेसिव स्टैंप अलग होता है। तो मान लीजिए कि स्टैंप इस पर टिकट लगा देते थे, तो इस पर टिकट पे देखिए दिन टाइम महीना सब आ जाता था, मतलब कौन से साल का है, कौन से डेट का है, वो सारी चीजें यहाँ पर आती थी। तो हम कैंसिलेशन का चक्कर क्यों रख रहे हैं, कैंसिलेशन करने की जरूरत क्यों है, वाई दिस इज सो। एक कैंसलेशन का मेन पर्पस होता है कि भैया उसका दोबारा इस्तेमाल कोई और ना कर ले, मेन पर्पस यही है। देखिए यहाँ पे whoever, जो कोई, affixes any adhesive stamp
जो कोई भी एडहेसिव स्टैंप को अफिक्स करता है टू एनी इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, चार्जेबल विथ ड्यूटी विच हैज बीन एग्जीक्यूटेड बाय एनी पर्सन, तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट पर कितना भी स्टैंप हमने लगा दिया, शैल व्हेन एफिक्सिंग, शैल लगा हुआ है, शैल मतलब इट्स कंपल्सरी, व्हेन एफिक्सिंग जब हम एफिक्स करते हैं एडहेसिव स्टैंप, कैंसल द सेम, कैंसल लिख देना चाहिए, द सेम, सो दैट, यहां पर बहुत क्लियर मेंशन करा है, ध्यान से देखिए, सो दैट, सो दैट, सो दैट इट कैन नॉट बी यूज्ड अगेन। ये तो मैंने शुरू में ही कहा आपसे। कैंसल लिखने का मतलब, जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक चेक ले लेते हैं, जैसे चेक होता है, एक ब्लैंक चेक है, एक ब्लैंक चेक होता है, तो उसमें हम लोग देते हैं कैंसल। कैंसल्ड का मतलब अब इस चेक का कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता, कैंसल्ड चेक है। उसी तरीके से स्टाम्प हमने लगाया और यहाँ रगड़ के पूरा में लिखते हैं कैंसल, मतलब अब इसका दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकता है। नॉर्मली क्या होता है, जैसे पहले अभी भी होता है, ये हर जगह होता है, हिंदुस्तान का हर एक कोर्ट में होता है। आप जैसे सिविल का मैटर देखेंगे ना, तो आपको नोटिस भेजना है, समन भेजना है, ये सब करना होता है। तो जब समन्स वगैरह हम लोग भेजते हैं तो पोस्टल जरूरत पड़ती है ना, पोस्टेज स्टैंप की, तो हम लोग क्या करते हैं, पोस्टेज स्टैंप लगा करके दे देते हैं। जब पोस्टेज स्टैंप लगा के देते हैं ना, तो वो क्या करेगा, क्या नाम है उसका, जो आपका क्लर्क है, वो क्या करेगा, 100 रुपए की टिकट है, 100 रुपए खरीद लेगा, 100 रुपए की टिकट, और लगाएगा 70 रुपए की, 80 रुपए की, 90 रुपए की, 10 रुपए की टिकट रख लेगा, और बाकी पे कैंसिल लिख के दे देगा, 10 रुपए का कम लगा दिया। अब वो आपका काम थोड़े, आपके क्लर्क का काम है, पता चला कि भेज दिया, आगे गया ही नहीं, और आके बोलेगा क्या, जब आपने तो चला गया, वो आपको तो लगेगा कि चलो भाई हमने सम्मन के लिए भेज दिया, चला गया वो सम्मन। नाउ अगली डेट पर जज साहब बोल रहे हैं, भाई आपने सम्मन ही नहीं भेजा, आपने कॉपी नहीं भेजी, कर क्या रहे हो, क्या करें फिर, फाइन लगा दें, कॉस्ट लगा दें? आप बोलोगे यार ऐसे कैसे होगी, हमने तो भेजा था। पता चला कि आपने 100 रुपए का दिया था, वहां 90 रुपए का है। आप अपने क्लर्क से पूछोगे तो क्लर्क क्या बोलेगा, सर जी हमने तो लगाया था, सामने से निकाल लिया होगा। मतलब वो अपने पे थोड़े लेगा, वो तो कहेगा जी वही 10-10 रुपए बचा बचा के, फिर वही क्या करेगा, स्टाम्प या तो दूसरे को बेच देता है, या तो फिर दूसरे तीसरे पे लगा के कुछ पैसे बना लेगा। दिस इज द थिंग, ये प्रैक्टिकल में होता है, ये प्रैक्टिकल में होता है। क्योंकि जब प्रैक्टिस जो लोग करते हैं ना, कुछ लोग होते हैं डायरेक्ट एडवोकेट के साथ लग जाते हैं। मैंने बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू किया था, यानी कि मेरा जो मेन काम था वो क्लर्क के साथ ही रहना था शुरुआत में। तो एडवोकेट क्लर्क के साथ रहने से आप बेसिक समझते हैं कि कहाँ पर वो आपको बेवकूफ बना सकता है, कहाँ पर आपको नहीं बना सकता, बिल्कुल जीरो लेवल से समझना चाहिए सीखने के लिए। तो वो चीज मैंने देखी, इसलिए अब आज के डेट में कोई क्लर्क मुझे उल्लू नहीं बना सकता कि मैंने किया और ये नहीं हुआ। आप कैसे करोगे कि नहीं होगा, आज नहीं कोई उल्लू बनाएगा, ना आपको बना सकता है, इतना जान लीजिए। तो पॉइंट यहाँ पर क्या था, ये सारे एग्जांपल्स पुट करने का पर्पस क्या है, कैंसलेशन। कैंसलेशन क्यों करना है, कैंसलेशन इसलिए करना है कि उसका दोबारा से इस्तेमाल ना हो सके, सो दैट इट कैन नॉट बी यूज्ड अगेन। दूसरी बात, एक तो ये पर्पस है, दोबारा इस्तेमाल नहीं होना, यानी रीयूज ना होना चाहिए, रीयूज नहीं होना चाहिए, इसलिए नंबर 1। नंबर 2, कभी भी आप ऐसा करिए स्टैम्प तो करिए कैंसिल। नंबर 2, हु एवर एग्जीक्यूट्स, इसलिए आजकल कैंसिल करने की जगह देखते होंगे आप लोग, नया एक तरीका निकल के छेद कर देते हैं, उसमें पिन अप कर देते हैं, ठीक है, तो वो कैंसिल वैंसल नहीं लिख के छेद कर दिया, तो छेद कर दिया तो भी खत्म, माने सिंगल यूज हुआ, दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकता। या थोड़ा सा फाड़ देंगे, फाड़ दिया तो भी वो इस्तेमाल नहीं होता है। बहुत जगह पे अलग अलग ट्रिक चलता है, मतलब लोकल ये चलता रहता है। Whoever executes any instrument on any paper bearing an adhesive stamp, ध्यान से देखिएगा, जो कोई एग्जीक्यूट करता है any instrument on any paper bearing an adhesive stamp shall at the time of execution unless such stamp has already cancelled, यहाँ पर क्लियर कह रहा है unless such stamp has been already cancelled in manner aforesaid, cancel the same so that it cannot be used again। अगेन क्या है, ये एडहेसिव स्टैंप के मामले में बोल रहा है, ये भी एडहेसिव स्टैंप के मामले में बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन अनलेस सच स्टैंप हैज ऑलरेडी बीन कैंसल्ड, अगर आपने पहले से कैंसिल कर नहीं रखा है तो उसको दोबारा कैंसिल कर दीजिए, लेकिन बिना कैंसिल किए मत छोड़िए, ताकि दोबारा इस्तेमाल ना हो। इसके 2 फायदे,
एक तो ये कि जानबूझ के करवा रही है, क्यों लिखा गया, कभी सोचा है? सोचिए कि ये प्रोविजन क्यों लिखा इन्होंने, लिखने के पीछे पर्पस क्या है दोबारा ने? अरे भैया अगर उसको दोबारा इस्तेमाल करेंगे तो सरकार जो छाप के रखी है प्रिंटिंग प्रेस में जो छप रहा है वो तो सरकार का पड़ा रह जाएगा, फिर सरकार का तो माल नहीं निकलेगा। सरकार के जो है ना प्रिंटिंग प्रेस से वो स्टैंप निकलेगा ही नहीं, स्टैंप निकलेगा नहीं तो सरकार को रेवेन्यू कहां से होगा, टैक्स कहां से मिलेगा? इसलिए बोलते हैं रीयूज नहीं करो, इसलिए बोलते हैं हर बार नया लगाओ, हर बार नया लगाओ, हर बार नया लगाओ। ये प्लास्टिक्स के मामले में यही कर रहे हैं, जैसे कि प्लास्टिक बोलते हैं ना सिंगल यूज प्लास्टिक, रीयूज नहीं करो, रिसाइकल करो। प्लास्टिक को यूज करो फेंक दो, पानी की बोतल यूज करो फेंक दो, लेकिन हर जगह प्लास्टिक घुसा हुआ है, हर जगह प्लास्टिक है। आप एक केंट का पारो ही लगा लो, वो भी प्लास्टिक में आ रहा है वो भी प्लास्टिक में आ रहा है। तो उसको नहीं कह रहे हैं कि उसको तोड़ दो, बोलेंगे उसका अच्छा मटेरियल है, थोड़ा महंगा है इसलिए अच्छा है। दिस इज द पॉइंट, ठीक है, इस तरीके से समझिए। नाउ इसका जरा देखिए सबसेक्शन 2 उसके बाद कुछ है नहीं, यही लास्ट में करके छोड़ दूंगा, आप लोगों को फ्री कर दूंगा। एनी इंस्ट्रूमेंट बियरिंग एन एडहेसिव स्टैम्प, यहाँ पर क्लियर कर रहा है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसमें एडहेसिव स्टैम्प है लेकिन जिसको कैंसिल नहीं किया गया है, सो दैट इट कैन बी यूज्ड, अगर नहीं कैंसिल किया तो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। सो फार एज सच स्टैम्प इज कंसर्न, उसको हम अनस्टैम्प्ड मान लेंगे। मतलब आपने एडहेसिव स्टैम्प चिपका तो दिया लेकिन कैंसिल करना भूल गए या कैंसिल करना छोड़ दिया, तो सरकार कहती है, लॉ कहता है कि भैया हम उसको अनस्टैम्प्ड मानेंगे, दोबारा अगर होगा तो अनस्टैम्प्ड मानेंगे कि स्टैम्प लगा ही हुआ नहीं है। नंबर 3 एंड द लास्ट सबसेक्शन, द पर्सन रिक्वायर्ड बाय सबसेक्शन 1 टू कैंसल एन एडहेसिव स्टैम्प मे कैंसल इट बाय राइटिंग। कैसे कैंसिल करना है? तो हाथ से लिख दीजिए कैंसल, और एक क्रॉस द स्टैम्प हिज नेम, अपना नाम लिख दो या साइन कर दो। तो हमारे यहाँ जो सिस्टम चलता है भाई बिहार के अंदर, उसमें क्या है कि आप अपना नाम लिख देते हैं, मतलब किसने खरीदा है ये स्टैम्प उसका साइन करवाते हैं पूरा भर करके, ये नॉर्मली चलता है। नेम और इनिशियल्स और द नेम और इनिशियल्स ऑफ हिज फर्म विथ द ट्रू डेट ऑफ हिज सो राइटिंग और इन एनी अदर इफेक्चुअल मैनर, या कोई भी दूसरा तीसरा मैनर अगर कोई है उससे भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी एक आपको पार्ट समझ में आ जाए। तो एडहेसिव का मतलब कैसे निकाल सकते हैं, बाकी चीजें कैसे हम कर सकते हैं, वो यहाँ पर इन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन कर दिया है, इसमें कुछ करने के लिए है नहीं बाकी चीजें। ओके, नेक्स्ट सेकंड मैं आप लोगों को शो करता हूँ, अगर मिल गया तो अच्छी बात है। देखिए जैसे ये आपको मैं एक दिखाता हूँ अभी आपके स्क्रीन पर, देखिए ये है एकदम रिसेंट है, डेट देख रहे होंगे आप 17/6/2022, यानी 17 जून का है, इसी महीने का। अब ये देखिए ये स्टैम्प है, अब इस पे इन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन ऐसा आपको लग रहा है कुछ नहीं किया, लेकिन इन्होंने क्या किया है, ये देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो सील है ना, ये यहाँ पर से जो सील है, ये सील उन्होंने आधा स्टैम्प पे लगा दिया है, आधा व्हाइट पेपर पे लगा दिया है। तो इसका मतलब अब इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है, अब ये पूरा का पूरा खत्म। दूसरा, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, नाम पता सब भर दिया है, किसने खरीदा है, किस स्टैम्प वेंडर से देखिए खरीदा है। देखिए व्यवहार न्यायालय यानी सिविल कोर्ट गायघाट पटना, तो ये देखिए यहाँ से खरीदा है और ये यहाँ से। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें आपको शो कर रही कि आपने स्टैम्प को एक तरीके से कैंसल कर दिया है, अब इसका रीयूज नहीं हो सकता। अब सरकार का एक 100 रुपए का स्टैम्प फिर से खरीदा जाएगा जब कोई पर्पस करना होगा किसी काम के लिए। तो दिस इज द थिंग जो कि यहाँ पर मेंशन कर रहा है, ठीक है। चलिए तो आज के लिए रखने देते हैं इतना ही पर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में टुमारो। अच्छा ये कल हम लोग सेशन थोड़ा जल्दी कर लें क्या, एनीबडी अगर हैव नो प्रॉब्लम देन? ओके सर, कर सकते हैं सर। मॉर्निंग